Please sit with your eyes closed. मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। Thank you. I welcome you for today's session. कैसे हो आप सभी लोग? All good? अच्छा चल रहा है? ठीक चल रहा है। थोड़ा आज भी नींद आई थी, नींद आई थी दो बार। हाँ। तो मैं सोया, पर जहाँ तक मैं काम भी कर रहा था और बाद में 5-5 मिनट की नींद ली, 5-5 मिनट की, ज्यादा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसमें क्या है, धीरे धीरे नींद भी कम हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या कभी आपने ऐसा माना है या सोचा है कि ऐसी जिंदगी हो सकती है बिना दवाई की, बिना बीमारी के? यस और नो? एक ऑनेस्ट आंसर चाहता हूं मैं। आमतौर पे अगर किसी को पूछता हूं ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि जी नहीं सर, दवाई दारू तो चाहिए ना, उसके बगैर कहाँ स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। तो अगर ऐसी मान्यता है तो बोलिए हाँ है ना, जो भी है। हाँ ऐसे है, दवाई तो चाहिए, तो कभी ना कभी लगेगी सर, कभी ना कभी दवाई जरूर लगेगी। अच्छा, चलो ठीक, नहीं उसमें कोई गलत नहीं है, जो भी सोच है। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि ऐसा पॉसिबल है कि ऐसी जिंदगी जी सकते हैं कि जहां पर मैं दवाई की जरूरत ही ना पड़े और बिना रोग की जिंदगी चले? हाँ ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है ना? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं पॉसिबल हूँ, इसलिए। क्योंकि 7वां साल चल रहा है, अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी है फिलहाल। तो हाँ, एक्सीडेंट कुछ हुआ हो तो बात अलग है। मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ पर मैं छुरी लग गई थी, कट आ गया था। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि यार 1 टाका लेना पड़ेगा। मैं बोला टाका नहीं लेना है, ऐसे ही बैंड वो जो है मरहम पट्टी ड्रेसिंग कर दे, इसको ऐसे ही ठीक करूंगा मैं। तो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अभी वो दाग भी चला गया नहीं, हाँ ये वाले हाथ में रेखा बन गई, उसकी भाग्य रेखा बन गई वो। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि बिना दवाई और रोग के हम जीवन जी सकते हैं और स्वस्थ जीवन। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, राइट? दूसरा सवाल, कभी ऐसा आप मान सकते हैं क्या कि बिना दर्द और तकलीफ के जिंदगी हम जी सके? हाँ? ये तो नहीं मान सकते। मुश्किल है ये मानना। ये मुश्किल है मानना। पहले वाला तो बात ठीक था, ये सेकंड वाला तो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। बात सही है, एक्चुअली देखा जाए ना तो बिना उसके तो नहीं जी सकते, लेकिन उसमें फ्रीडम पा सकते हैं। वी कैन हैव अ फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। उसको टोटली ऐसा नहीं कर सकते कि बिना उसके जिए, नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वी कैन हैव अ फ्रीडम फ्रॉम दैट थिंग, यानी कि हादसा होगा
जो भी होगा, एक होता है कि हम एंटेंगल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बिल्कुल ही एकदम वैसे घुस जाता है, अरे ये हो गया, वो हो गया, क्या होगा, 4 दिन 5 दिन 10-15 दिन साल 2 साल आदमी डिप्रेशन मोड में चला जाता है। और एक आदमी होता है कि उसको बिल्कुल ही कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हाँ ठीक है तो है, क्या फर्क पड़ता है यार, देखा जाएगा, वो बैठा है ना, वो देखेगा, अभी उसने जिंदा रखा हुआ है, अब तक उसने हर चीज देखी है, तो भी ये भी इसको देख लेगा। अंडरस्टूड? तो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो ये सोचता है कि प्रॉब्लम है, और एक इंसान ऐसा सोचता है प्रॉब्लम है लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है। अंडरस्टूड? तो आइदर बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आइदर बी अ प्रॉब्लम क्रिएटर। ये सोचोगे कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, मैग्नीफाई हो जाता है वो हमारे माइंड में, सफरिंग जो भी है, पेन और सफरिंग। लेकिन अगर ऐसे सोचोगे कि भी इसका सॉल्यूशन है, तो आपका माइंड सॉल्यूशन पे फोकस करेगा, प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाता है। अंडरस्टूड? तो उससे फ्रीडम मिल सकती है, वो पॉसिबल है। एग्री? यस, चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते, तीसरा सवाल। अभी ऐसा हो सकता है कि कभी बिना डर और डिजीज, खैर वो तो मैंने कवर कर दिया, लेकिन बिना डरे आप जिंदगी जी रहे हो, अ लाइफ ऑफ फियरलेस, कोई डर नहीं है। नहीं है, नहीं है। वेरी गुड। 5 साल से नहीं है, 6 साल से 5 साल से नहीं है। अच्छी बात है, डर नहीं लगता है। नहीं, अच्छा है। तो देखो क्या होता है ना कि डर जो है ना, वो हमारा प्राकृतिक बेसिकली स्वभाव है। असल में हम डर को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें फ्रीडम जरूर पा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसी हादसा होती है तो हमें थोड़ा डर आ जाता है, अरे क्या हो सकता है, क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो। अंडरस्टूड? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट द थिंग इज दैट कि अगर आपको अटूट विश्वास है, भरोसा है, तो म्यूट रखिएगा अपने आप को, जब जरूरत हो तभी आप ये करिएगा, तो क्या होगा ना कि एक इजी रहेगा। हाँ जी। तो ऐसा बेसिकली हमारा जो अगर आपको अटूट विश्वास हो किसी चीज, किसी जिससे भी आप मानते हो, गुरु हो या फिर कोई देवी देवता हो, अन्य कोई भी हो। अंडरस्टूड? तो जैसे मुझे नेचर पे बहुत विश्वास है, बहुत गहरा विश्वास है। एक बार तो गुरु के ऊपर भी आपको कम विश्वास होना चाहिए, उससे ज्यादा अधिक विश्वास आपको नेचर पे भी होना है, नेचर पे होना चाहिए। रिगार्डिंग माय पॉइंट। लेकिन खैर यहाँ पर मैं वो नहीं कहूंगा कि आप अपने गुरु पे कम विश्वास रखिए, नेचर पे ज्यादा विश्वास रखो। आप अपनी अपनी मान्यता, विश्वास होना जरूरी है। तो वो जो श्रद्धा है, वो बिलीफ है, वो हमारे हमें वो शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है कि हम उस डर से, उस भय से हम मुक्ति पा लें। मुक्ति का वर्ड है, मतलब उसका मतलब बनता है फ्रीडम। वी कैन अटेन फ्रीडम फ्रॉम फियर, दैट इज पॉसिबल। फियर को हटा नहीं सकते हैं, उसको ओवरटेक कर सकते हैं। अगर फियर नहीं रहेगा तो हम कुछ भी करेंगे। अगर मैं करूंगा ला भाई चाह का हाथ काटता हूं, मैं उंगली काटता हूं, अरे नहीं 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 भाई यार, मुझे चाहिए, फियर होना जरूरी है। फियर से हम डिफेंस मोड में आ जाते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर में आक्रमण करता है या हमारे साथ में कुछ भी गलत होता है, तो ये फियर जो है नेचर ने हमको दिया है, क्यों? ताकि हम डिफेंस कर सके। अदरवाइज हम डिफेंस ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हाँ ठीक है, चलो ये काट दिया, देखा जाएगा जो होगा। दर्द है इसलिए फियर है, गॉट इट? ये सब इंटरलिंक्ड है। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फियरफुल होना जरूरी नहीं है, फियरलेस होना जरूरी है। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द फियर स्टेट ऑफ द माइंड। फौलाद मन चाहिए, जिगर चाहिए, साहस चाहिए। तो कुछ नई चीज अगर हम चाहते हैं, नई लाइफ बनाना चाहते हैं, तो सीधी बात है, हमें थोड़ा तो हमारा जो भीतर जो डर है, हमें उसको ओवरटेक करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कुछ डाइट आप जिस तरीके से रेकमेंड किया है, तो कुछ थेरापीज है, थेरापीज के ऊपर में बात नहीं हुई, तो मैं अभी आजकल मैं बात कर दूंगा थेरापीज के ऊपर में। तो उस थेरापीज में ऐसा है कि मन में एक बार डाउट आ जाता है, अरे सर ये कैसे कर लूंगा मैं, संग प्रक्षालन कभी किया नहीं, मैं बोलूंगा इतना पानी पीना है 6 लीटर, अरे 6 लीटर पानी पीना है सर, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, कुछ होगा नहीं ना। देखो अभी वो फियर है। अंडरस्टैंड? फियर किस बात है कि बॉडी में कुछ तो नहीं होगा ना, लेकिन मैं कहूंगा करो, कुछ नहीं होने वाला। अंडरस्टैंड? उल्टा बेटर ही होगा, पेट साफ होगा,
आंतें साफ हो जाएगी और बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा। तो वो काम है मेरा कि भी आपका फियर हटाऊं और आपको उसको मैं कॉन्फिडेंस दिलाऊं मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे फियर्स होते हैं, हमको बड़े बड़े भी फियर होते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें कोई हमारी बिलीफ होती है जो हमें रोकता है, तो उससे हमें फ्रीडम चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आमतौर पे इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, क्यों नहीं बढ़ पाता है? रीजन इज कि वहां पर में उसने फियर को एम्फेसाइज कर दिया। हेल्थ में भी वही है। योगिक साइंस और होलिस्टिक लाइफस्टाइल या नेचुरोपैथी आयुर्वेद में प्योर विश्वास चाहिए और कुछ नहीं है, विश्वास का ही सब्जेक्ट है। एलोपैथी में तो हम क्या ब्लाइंडली भरोसा कर लेते हैं। क्यों ब्लाइंडली भरोसा करते हैं? क्योंकि वहां पर में समथिंग इज रिटन, अंडरस्टूड। वो डॉक्टर को एक डिग्री मिली है, उसको ऑथराइज किया गया है कि भी आप शरीर के साथ कुछ भी करो, चीर करो, फाड़ करो, दवाई खिला दो, मत खिलाओ, खाना खाने के लिए बोलो, मत बोलो। उनको एक लीगल अथॉरिटी मिली है। अभी मुझे कोई लीगल अथॉरिटी नहीं मिली है। मैं तो अपने विश्वास के आधार पे, गुरु के विश्वास पे और अपने खुद पे भरोसे मैं लोगों को बोलता हूँ हाँ भाई दवाई बंद कर दो। जिंदगी में मैं डॉक्टर नहीं, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं और मैं बिंदास बोलता हूँ हाँ दवाई बंद कर दे, कुछ नहीं होगा। आप जो कॉन्फिडेंस डॉक्टर नहीं देता वो कॉन्फिडेंस मेरे जैसा आदमी देता है। ये हिम्मत की बात है, पता है? इसके लिए जिगर चाहिए कि कोई एक व्यक्ति आप पे भरोसा कर रहा है, और अगर सब, और वो भरोसा किस बात को लेकर की कर रहा है? अपने हेल्थ को लेकर की कर रहा है, अपनी लाइफ को लेकर की कर रहा है। तो ये क्या होता है ना कि मेरा विश्वास कुदरत के ऊपर में, आपका विश्वास मेरे ऊपर में, तो यहाँ पर में हिम्मत करनी पड़ती है, साहस करना पड़ता है। आगे बढ़ना है तो मुक्ति चाहिए तो साहस करना ही पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं है। अंडरस्टूड? तो यही है। और फिर हमें सपोज, या अगर मान लो कि दवाई नहीं ले रहे हो, कुछ और तकलीफ है, उस पर भी काम करने के लिए हमें तो स्टेप लेना ही पड़ता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। जब मैंने पहली बार जल नीति की थी, यहाँ से पानी डालना, यहाँ से पानी निकालना, तो देखकर तो मैं हैरान हो गया, अरे ये कैसे हो सकता है? अंदर घुस घुस गया तो पानी। लेकिन मैंने कर लिया, सिंपल। अंडरस्टूड? फिर मैंने जो दूसरा अटेम्प्ट किया, नाक में थ्रेड डालो, दूसरे नाक से बाहर निकालो, यहाँ से थ्रेड डालो, यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ से थ्रेड डालो, मुंह से थ्रेड, ऐसे 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 करो। मैं फोटो भेजूंगा, शेयर करूंगा ग्रुप में। तो वो जो मैं देखा एक बार गुरुजी को, मैं बोला यार ये कैसे हो गया यार, ये होता हो कैसे सकता है? अंडरस्टूड? तो वो भी कर लिया मैंने। यहाँ से अंदर थ्रेड डाला और मुंह से थ्रेड निकाला, और ऐसे 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 साफ कर रहा हूँ अपने नाक को। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहली बार फियर आता है मन में, अरे ये कैसे हो सकता है? अंडरस्टूड? बट देन इट वर्क्स। योगा में जब मैं शीर्षासन सीख रहा था फर्स्ट टाइम, तो पहली बार मैं गिरा, और कैसे गिरा पता है? पीठ के बल गिरा, धम करके। और पीठ में जो चोट आई मुझे, ऐसे ऐसा पूरा ऐसा फाट करके, ऐसा पूरा, जैसे घर में सारे लोग, अरे क्या हो गया, इतनी जोर से आवाज आई। और मुझे वाकई में जैसे जोर से थप्पड़ कैसे लगती है, वैसे पूरी पीठ को थप्पड़ लगी फ्लोर के साथ में। तो एकदम से कुछ सेकंड के लिए मेरी जो मेरा चेस्ट था, रिबकेज पार्ट है ना, वहां हल्का सा पेन स्टार्ट हो गया। बट देन मैं घबराया नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबराया। वो शांत होना ही था। वो नॉर्मल पेन था, तो टेम्पररी वो पेन एग्रीवेट हुआ, वापस ठीक हो गया। मैंने ये सोचा कि जितनी भी बार मैं गिरूंगा ना, उतनी बार मुझे समझ में आएगा कि मुझे खड़ा कैसे रहना है शीर्षासन में। तो शीर्षासन सीखते सीखते मुझे 1 महीना लग गया कंट्रोल आते आते। तो वो 1 महीने में मुझे ये सीखने को मिला कि ऊपर उठने से पहले गिरना जरूरी है। पहले गिरना सीखो, ताकि गिरते वक्त आप अपने आप को संभाल सको। अंडरस्टूड? अगर आप ऊपर उठना चाहते हो तो सबसे पहले गिरना सीखो, और गिरते वक्त अपने आप को, खुद को संभालना सीखो, ताकि जब ऊंचाई से आप गिरो तब उस तरीके से ना गिरो कि आप छिन्न भिन्न हो जाओ, तहस महस हो जाओ, आपकी दुनिया ज्यों की त्यों हो जाए। नहीं, ऊंचाई से गिरो तो आप कंट्रोल कर सको और फिर से वापस खड़े हो सको। ये नेचर का सिद्धांत है। अंडरस्टूड? गिरने का अनुभव ही नहीं होगा तो हमेशा डर सताता रहेगा, मन में डर रहेगा। ये हो गया तो, ये हो गया तो, मैं गिर गया तो, मैं गिर गया तो आप उठ ही नहीं पाओगे। वही आदमी नहीं उठ पाता है जिसको गिरने का डर रहता है। सीधी बात, कोई भी काम में
लेट इट बी होमवर्क, लेट इट बी ऑफिस वर्क, लेट इट बी किचन वर्क, या कोई भी प्रोफेशन ले लो, कोई भी काम ले लो, सब काम में ये प्रिंसिपल लागू पड़ता है। अंडरस्टूड? तो उस एक महीने में मैं रोज गिरता था, 4-5 दिन 10 दिन गिरा ना, बाद में मेरे ही इंट्यूशन ने, हमारे अंदर में इंटेलिजेंस होता है ना, विजडम, तो उस मेरे ही इंटेलिजेंस ने मुझे रास्ता दिखा दिया कि इस तरीके से गिर ताकि तुझे बिल्कुल ही चोट ना आए। वहां देखो नॉलेज राइज हुआ, ने कुदरत ने रास्ता दिया ना, क्योंकि मैं हार नहीं मान रहा था, नहीं मैं करके रहूंगा, भले ही गिरूंगा, मैं रोज गिरता था। फिर एक दिन मैं जैसे 8वें 10वें दिन में, एक हफ्ता हुआ होगा, 8 या 9 दिन, मैं शीर्षासन में गया, 1 सेकंड खाली होल्ड किया, फटाक से गिरा और मेरे पैर पे कमांड आ गया। मेरे दिमाग ने वो कमांड भेजा मेरे पैर को कि ऐसा लैंड कर, फटाक से मैंने लैंड किया। मुझे इतनी खुशी मिली मुझे, मैं बोला वाह, गिरकर संभलने की मुझे पकड़ आ गई हाथ में। फिर तो मैं रोज ट्राई करता था, रोज उस तरीके से गिरता था, और आज वो एक आसन बन गया। पता है, मैं कभी दिखाऊंगा आपको सुबह के सेशन में, मैं शीर्षासन में जाता हूं, मैं आपको गिर के दिखाऊंगा, वहां से चक्रासन में चला जाता हूं मैं। पूरा रोल होता है वो। तो ऐसे ही होता है हमारे साथ में जिंदगी में, अगर हम गिरना नहीं सीखेंगे तो हम उठना भी नहीं सीख पाएंगे। बच्चा जब छोटा होता है तब वो कितनी बार गिरता है, बाद में चलना शुरू करता है, राइट? तो दिस इज द सेम वे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। योग के सभी आसन में ऐसा ही होता है, योग हमें चैलेंज करता है, पता है। जैसे आज आप सुबह, आपका प्रश्न था, बोल रहे थे यार थोड़ा स्पीड लगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत नॉर्मल स्पीड था। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि बॉडी रेजिस्ट कर रहा है। तो वो अभी क्या है ना कि योग से हमें क्या उपलब्धि होती है, आप जब योग का अभ्यास निरंतर करते हो ना, ये चैलेंज तब तक रहता है जब तक आपका माइंड वो सिग्नल पकड़ नहीं पाता है, या यूं कहूं कि आपका बॉडी आपके मन का सिग्नल नहीं पकड़ पाता है, तब तक वो चैलेंज रहेगा। जिस दिन आपके शरीर ने आपके मन के सिग्नल को पकड़ लिया, वो तार बन जाएगी वहां पर में। आप बोलोगे हाथ ऊपर तो हाथ ऊपर जाएगा, बोलोगे 1 मिनट होल्ड कर तो 1 मिनट होल्ड करेगा शरीर आपका। वहां पर में वो न्यूरो पाथवे क्रिएट नहीं हुआ है, बस उतनी ही देर तक के लिए चैलेंज है, तब तक। फिर उसके बाद कोई चैलेंज नहीं है, उसके बाद आजादी है, फ्रीडम है। अंडरस्टूड? तो सपोज कि अभी आज के अभ्यास में ऐसा हुआ था, मैंने वो 20 राउंड मारे, आपके खाली 10-12 राउंड हुए। वो क्यों हुआ? उसका कारण ये था कि न्यूरो पैथवे क्रिएट नहीं हुआ है, अभी हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जैसे ही वो पूरा पाथवे डेवलप हो जाएगा ना, माइंड और बॉडी का सिग्नल अपने आप में रास्ता बन जाएगा। माइंड बोल रहा है 20 राउंड घुमा, तो 20 राउंड पैर आपका घूमेगा 20 राउंड, और आपको दर्द भी नहीं होगा, आपको बड़ा मजा आएगा, अरे वाह मजा आ गया, और 5 कर लेता हूं मैं। अंडरस्टूड? फिर अगर कोई पोस्चर में नहीं जा सकते हो तो कारण क्या है कि बॉडी सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है माइंड का। माइंड बोल रहा है जा उसमें, बॉडी बोल रहा है यार नहीं जा पा रहा हूं मैं, लेकिन माइंड बोल रहा है नहीं तू जा पाएगा, तू जा पाएगा, तू जा पाएगा। तो जैसे ही आप पहुंच जाओगे फटाक करके, रोज कोशिश करोगे, 10-12 दिन 15 दिन में तो आपका बॉडी चला ही जाएगा वहां पर में। देर नहीं तो सवेर होगा तो जरूर। इसलिए कभी भी है ना, हिम्मत मत हारना इस रास्ते पे चलते चलते। अंडरस्टूड? रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, एक दिन में नहीं बना था, उसको भी बहुत साल लग गए थे। शरीर भी वैसा ही है, अगर स्वास्थ्य की ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हो, उस एक लेवल पे पहुंचना चाहते हो, तो निरंतर अभ्यास जरूरी है। बस निरंतर अभ्यास करते रहो, डेफिनेटली होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौथा सवाल कि लिविंग हेल्दी एंड डाई हेल्दी, कैन यू बिलीव कि आप हेल्दी जीवन जी सकते हो और स्वस्थ भी मर सकते हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? कैन यू बिलीव? मैं मानता हूं पूरी जिंदगी हम स्वस्थ जी सकते हैं, और इवन हम स्वस्थ मर भी सकते हैं, पता है। चलो स्वस्थ जीवन जीना फिर भी तो मानना पॉसिबल है, लेकिन स्वस्थ कैसे मरेंगे जी?
ये सवाल आ सकता है, बराबर है। लेकिन मैं मानता हूं कि बिल्कुल ही हम स्वस्थ अवस्था में हम अपने प्राण को त्याग कर सकते हैं। जितने भी योगी है, महायोगी लोग हैं, समाधि लेते हैं तो वो थोड़ी बीमारी की अवस्था में लेते हैं। कोई बीमार आदमी समाधि नहीं ले सकता है, स्वस्थ आदमी ही समाधि ले सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको रीढ़ की हड्डी सीधे रखकर की बैठकर साधना करनी है और शरीर को छोड़ना है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आमतौर पे अगर मैं किसी को पूछता हूँ ना कि भाई आप कैसी मृत्यु चाहते हो, कि भाई क्या मालूम क्या होगा यार, शायद एक्सीडेंट में मर जाएंगे या फिर आईसीयू में मर जाएंगे या हॉस्पिटल में मर जाएंगे। अंडरस्टूड? आमतौर पे ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, 70% 80% लोगों की सोच यही है कि हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो आपने सोचा इसलिए आप ऐसी मृत्यु पा रहे हो। आप सोचो कि मुझे समाधि लेनी है, हाँ यकीन करो कि मुझे समाधि लेनी है, मैं बिल्कुल एकदम निर्गुण अवस्था में मैं प्राण त्यागना चाहता हूं, अपने जीते जागते अवस्था में एकदम आंख बंद करूं, ध्यान में गया, सांस पे ध्यान को केंद्रित किया और कमांड किया, शरीर छोटा गया, शरीर से बाहर निकल गया, आप शरीर आपकी मूर्ति बन गई। ऐसा स्वप्न देखो तो होगा ना, सपना ही नहीं देखोगे, सपना देखोगे हाँ आईसीयू में पड़े हो और मैं मर रहे हो, आप डॉक्टर लगे पड़े हुए। अंडरस्टूड? तो वैसी ही मौत आएगी। अंडरस्टूड? या ऐसा सोच लोगे कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो सीधी सीधी बात है, एक्सीडेंट डेफिनेटली होगा, कोई डाउट नहीं है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, अभी तो हम टच में नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी दोस्त ही है वो मेरा। एक समय में हम कलीग थे, तो मतलब जब ऑफिस जाना होता था ना उसको, हम दोनों साथ में ही काम करते थे कि कंपनी में, जब ऑफिस जाना होता था ना तो बीच में पता नहीं उसको क्या होता है, डर का माहौल आ गया था उसके माइंड में। तो ऑफिस आकर के बोलता था, अरे यार क्या है ना, आज मैंने एक्सीडेंट देखा यार, वो एक ट्रक वाले ने उसको घुसा दिया एकदम, वो बेचारा साइड में होकर की गिर फिर पड़ा। मैं बोला मर गया नहीं, मरा तो नहीं, लेकिन लग गई उसको। तो 2 से 3 दिन लगातार वो ऐसा, उसको ऐसे इंसिडेंट्स दिख रहे थे। कई बार क्या होता है, देखो आप अगर किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो ना तो वही आपको दिखता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इट हैपेंस यू नो। तो वो उसको पता नहीं, वो टीवी में भी एक्सीडेंट देख रहा था, यूट्यूब में भी एक्सीडेंट देख रहा था, एक्सीडेंट अलग अलग टाइप के एक्सीडेंट्स। तो उसको एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट, मोबाइल में कोई व्हाट्सएप भेज रहा है तो वो भी एक्सीडेंट का व्हाट्सएप आ रहा है उसको, गाड़ी की ठोकर लग गई, बाइक वो हो गया, ये हो गया, तो मैग्नीफाई हो गया। तो बाहर आकर के बोलता आज मैंने यार ऐसा एक्सीडेंट देखा, आज मैंने उसको ऐसा देखा, आज मैंने देखा ट्रक पलट गई। अंडरस्टूड? और वो भी ये अपना मुंबई वाला, मैं जहां पर हम रहते हैं, मैं भाईंदर में रहता हूँ, तो अपना हम निकलते हैं, चेक नाका क्रॉस करते हैं, तो जो ब्रिज आता है ना वो वही उसी एरिया में ही रोज सोता है, उस एरिया में ये हुआ, उस एरिया में वो हुआ। क्योंकि सुबह सुबह 7:30 8 बजे ये जो बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं ना, लोडिंग ट्रक्स वाले, सबका बड़ा रश रहता है, क्योंकि बाद में चेक नाका वाले बंद कर देते हैं, फिर बाद में ट्रक वालों की एंट्री नहीं है, सुबह सुबह ही रहता है। तो इतनी भारी मात्रा में ट्रक्स पास होते हैं ना वहां से, तो इसलिए वो हो सकता है ऐसे हादसे हुए होंगे वहां पर में। तो 5वें 6ठे दिन क्या हुआ पता है, उसका ही एक्सीडेंट हो गया। उसको ज्यादा कुछ लगा नहीं, लेकिन वो ट्रक वाले ने उसको टक्कर, मतलब ऐसे ओवरटेक किया, और उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो गिर पड़ा और उसको खरोंच आ गई, बस मतलब एक हल्की सी खरोंच आ गई पैर में। तो बोला देखा यार साला मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं बोला तू रोज सोचता था ना और इसलिए तेरा एक्सीडेंट हुआ? नहीं नहीं, किस्मत खराब थी मेरी। ठीक है, तुझे जो मानना है, तेरी किस्मत खराब थी। देखो बेसिकली क्या था ना, वो ऐसा सोचता था, इसलिए वो बार बार प्रोजेक्ट कर रहा था अपने माइंड में। तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि भाई मेरी मृत्यु ऐसी हो सकती है, तो वाकई में ऐसी होगी। मैंने अपनी मृत्यु डिसाइड कर ली है। मैंने यही सोचा है कि मैं 90+ तो मिनिमम जीऊंगा, मैं 90 साल तक तो कम से कम जीने वाला हूँ। और उसके बाद जो मेरी मृत्यु होगी मार्च अप्रैल महीने के आसपास होगी, वो मैंने महीना डिसाइड नहीं किया है, बराबर, दिन और तारीख डिसाइड नहीं की है, उस पर मैं आ जाऊंगा। अभी तो बहुत टाइम है, 50 साल है उसके लिए, तो कभी ना कभी डेट डिसाइड कर लूंगा कि इस तारीख को मैं आराम से बैठूंगा ध्यान में और मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा समाधि में। हाँ, और लोग बैठे होंगे सब एकदम आसपास।
मंत्र जाप चल रहा होगा, जो भी है। आपने एक वीडियो अभी हाल ही में बहुत पॉपुलर हुआ है, पता है, एक तिब्बत का एक मॉन्क जो है, लेटे लेटे उसमें सब लोग मंत्र बोल रहे हैं, देखा है आपने किसी ने? बहुत पॉपुलर हुआ है वो। तो ये जो है ना, इट इज पॉसिबल। यूट्यूब में बहुत सारे, आप यूट्यूब में डालो कि समाधि जो है, तो आपको मिलेंगे, कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, लाइव समाधि लेते हुए वीडियो लिया। तो अगर ये पॉसिबल है, वो भी तो इंसान है बराबर, हम भी तो इंसान है, तो उन्होंने करके दिखाया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रयास करो उसके लिए, अभी से सोचो वैसा। मैं तो वैसा ही सोचता हूं, मैं रोज वैसा सोचता हूं कि मेरा अंतिम वैसा है, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है। मैं कितने मर्जी एक्सीडेंट देख लूं, कितने मर्जी कुछ भी देख लूं मैं, लेकिन मेरी मृत्यु मेरे हाथ में है, और मैंने इच्छा मृत्यु कर दी अपने अपनी अपनी मैंने वो विधाता को बोल दिया है कि इसी दिन इस तरीके से लेके जाना है मुझे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो और इसका भी श्रेय मैं सदगुरु को देता हूं, क्योंकि ये हिम्मत, ये कॉन्फिडेंस, ये विजन मुझे सदगुरु ने दिया है। उनके सत्संग में मैं था, आश्रम में, तो वहां पर वो बोल रहे थे कि व्हाट काइंड ऑफ डेथ यू वांट, आप कैसी मौत मरना चाहते हो? सदगुरु तो मौत की ही बात करते हो और किसी की ज्यादा बात नहीं करते। अगर आप ज्यादा इंटेंस लेवल पे जाते हो ना उनके पास में, तो हमेशा डेथ की ही बात करते हैं कि कैसे आपको मरना चाहिए। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैंने बोला यार ऐसे मरना है अपने को हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अंडरस्टूड? तो वो बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने एक सत्संग में ऐसा बोला था, 2017 की बात है ये, और ये जून महीने का था, मई या जून, गुरु पूर्णिमा के दिन ही था। वहां पर मैं वो बोल रहे थे कि 1,500-2 हजार लोग थे, ज्यादा लोग थे, 2-2.5 हजार लोग थे उसमें। तो बोल रहे थे कि इतना इंटेंस होनी चाहिए, इतनी इंटेंस होनी चाहिए आपकी साधना, आपका कमिटमेंट। साधना तो ठीक, कमिटमेंट की बात है, बोल रहे थे वो, कमिटमेंट के बारे में बता रहे थे। ये कमिटमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका कि अगर यम भी आ जाए तो आप यम को भी कह सके कि भी मुझे 20 मिनट का टाइम दे दे, बराबर है, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो बात मेरे दिल में छू गई, आर पार हो गई, एकदम आत्मा में घुस गई। और तब से लेकर के अब तक मैंने एक भी दिन छोड़ा नहीं मैंने साधना में। मतलब कमिटमेंट जो है, शांभवी महामुद्रा क्रिया की जो दीक्षा ली है, वो हम रोज करते हैं। हाँ, कभी कभार बाई फ्लूक कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाए, तो इट्स ओके, क्षमा याचना कर लेता हूँ, लेकिन मैंने निरंतर उसका अभ्यास चालू रखा है, निरंतर। खैर, कोई भी साधना हो जो मैंने कमिट किया है कि ये साधना मैं निरंतर चालू रखूंगा, मैंने उसको चालू रखा है। खाली शांभवी की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी साधनाएं है जो मैं करता हूं, उसका निरंतर अभ्यास चालू रखा है। जरूरी है वो हमारे लिए। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो इस लेवल का अगर आपका कमिटमेंट रहेगा तो मौत भी आपके इशारे पे चलेगी, आपके इशारे पे आएगी। अंडरस्टूड? जैसे महाभारत में पितामह भीष्म को ये मिला था, वरदान मिला था कि भाई इच्छा मृत्यु, तो एक खाली वो अकेले नहीं है कि उनको ये वरदान था, हम सब में वो ताकत है, हम सब में वो शक्ति है कि हम वो चीज को पा सकते हैं। अगर आपने वैसा डेथ डिजाइन कर लिया कि मैं स्वस्थ अवस्था में प्राण त्यागूंगा, मोक्ष करूंगा, महासमाधि लगा कर बैठ जाऊंगा, मैं आपको दावे के साथ कहूंगा कोई भी बीमारी हो रहने दो, आपको टच नहीं करेगी। देखना, टच नहीं करेगी, क्योंकि डेथ आपने डिसाइड कर ली है। इंसान को सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का रहता है, और किस चीज का रहता है? और किस चीज का रहता है? और किसी चीज का नहीं रहता है ना। सबसे बड़ा डर तो इसी का ही रहता है। अंडरस्टूड? आपका साहस बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है आपकी, पता है, जब आपको पता है कि भाई आप तो ऐसे मरने नहीं वाले हो, दिखा दे तू मुझे, मैं भी देखता हूं मैं। तो मेरे साथ में है, मैंने ये जब से ये दिमाग के अलग, बाय इनफैक्ट मैं कहूं तो बचपन से ये सोच है मेरे दिमाग में कि मैं इसी तरीके से ही अपना प्राण त्यागूंगा। तो मेरे जीवन में 2-3 बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो भी व्हीकल के थ्रू। जो मेरे साथ था उसका कुछ ना कुछ टूट फूट हुआ है, अंडरस्टूड, लेकिन मेरे शरीर में एक हल्की सी खरोंच आई है, बस खाली एक मामूली खरोंच, कहते हैं मामूली खरोंच,
और एक्सीडेंट देखो तो कोई देख के बोलेगा भी नहीं कि यार इसमें आदमी बच के कैसे गया। इस तरीके से व्हीकल डैमेज हो जाता है और मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है इसके पीछे। अंडरस्टूड? वो इच्छा शक्ति काम कर रही है, प्रबल इच्छा शक्ति। तो एक ऑरा बन जाता है हमारा इर्द गिर्द, जो हमें डिफेंड करता है, प्रोटेक्ट करता है वो। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो हेल्थ में भी वैसे ही है। मुझे क्यों इतना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि मुझे पता है कि, मालूम है कि यहां तक चीज आकर की चली जाएगी। इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप स्वयं निर्माण करो उस चीज का। अंडरस्टूड? तो लक्ष्य बनाओ कि आप अभी आप सोचे, आपको एक दिन का होमवर्क दे रहा हूं मैं, आपको कल तक सोचना है कि मरना कैसा चाहते हो। देखो मरना तो तय है, बराबर है, वी कैन नॉट अवॉइड इट। लेकिन कब मरना है, कैसे मरना है, वो हम तय कर सकते हैं। तो आप तय कीजिए कैसे मरना है आपको। पूरी जर्नी आपके उस पर डिपेंड करेगी। अगर आपका माइंड फ्रेम वैसा है कि आप बीमारी की अवस्था में मरोगे, तो कितना मर्जी मेरा प्रोग्राम कर लो, और भी लोगों का प्रोग्राम कर लो, हेल्थ के ऊपर में बहुत ज्यादा काम कर लो, जो भी काम करो, संभवतः टेम्पररी सब चीज अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो मोमेंट ऐसा होगा कि जहां पर में सभी चीजें छूट जाएगी, सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। महाभारत के अंदर में कर्ण बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों एंड मोमेंट पे उसकी विद्या उसके काम नहीं आती, क्यों भूल जाता है? यही कारण है, क्योंकि उसने एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा था। उसने तो यही सोचा था कि वो टेम्पररी फेज देख रहा था बस। महाभारत में एक से एक कैरेक्टर है ना, बहुत बड़ा मैसेज देती है हमको। सभी कैरेक्टर एक से एक मैसेज देती है हमको। तो ये हमारे लाइफ में लागू पड़ता है। आप भले ही अभी चाहे कितना मर्जी कुछ भी काम कर लो अपने ऊपर में, तुरम खान बन जाओ आप योग में, लेकिन अगर आपने एंड रिजल्ट देखा नहीं है अच्छे से, तो एंड मोमेंट पे ये हो सकता है कि आप सभी चीजें भूल जाओगे, सभी चीज एक बाजू हो जाएगी और आप पूरे उस जाल में आ जाओगे जहां पर में आपकी डेथ पेनफुल हो सकती है। ऐसे योगी भी है, ऐसे योगी भी है। जैसे बीके अयंगर का नाम सुना होगा आप में से जो लोग योगा करते। बीके अयंगर महान योगी, जिन्होंने, उनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। पूरे दुनिया में योग को फेमस करने का सबसे बड़ा योगदान उनका है, बाद में बाकी सब लोग आए। तो बीके अयंगर की जो डेथ हुई, ही वाज 90 प्लस थे, उनकी जो डेथ हुई वो आईसीयू में डेथ हुई। वो आईसीयू में थे कितने दिनों से, सोचो। इतने बड़े योगी, उनकी डेथ वैसे हुई। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा अर्थ है, क्योंकि उन्होंने डेथ प्रोजेक्ट नहीं किया था कैसा मरना चाहते हैं। पूरी जिंदगी जबरदस्त जी है, बाद में फिर उनको तकलीफ हुई। तो इट हैपेंस। खैर कोई बात नहीं। तो मेन है कि आपको ये सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, ये दिमाग में जरा सोचिए। रात को सोते वक्त सोचिए कि हाँ बराबर, मैं मरना कैसे चाहता हूँ। वो तो मैंने सोचा ही नहीं, आज तक नहीं सोचा। हम सोचते बाकी सब चीजों के बारे में, खाना क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है, कितना कमाना है, कहाँ घर लेना है। ये नहीं सोचते मरना कैसे है। सोचा है क्या आज तक? ईमानदारी से बताइए, नहीं सोचा ना। जरूरी है ये सोचना। योगी जी, एक सवाल था हाँ पूछिए पूछिए। अराउंड। तो ऐसा कहा जाता है कि आपका जन्म और मृत्यु, मतलब बर्थ एज वेल एज डेथ, इज अनसर्टन। अनसर्टन, वो आपको पता नहीं होता कि वो कब होगा, राइट? तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर बिलीव नहीं करता, लेकिन जो चीज अनसर्टन है उसके ऊपर व्हाई शुड आई थिंक मच? हाँ मतलब जो चीजें सर्टन है, अभी हाँ सर्टन क्या है, मेरा हेल्थ अच्छा रखना, ये सर्टन है मेरे लिए। जी बिल्कुल। तो मैंने उसके तुरंत, मतलब आई शुड वर्क टुवर्ड्स दैट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट डेथ एंड ऑल। व्हाई शुड आई डू दैट? बिकॉज मुझे पता है कि मेरा करियर, मेरा हेल्थ, मेरी फैमिली, ये सारी चीजें सर्टन है, मेरे सामने है। अगर मैं उसको अगर अच्छे से, मतलब इफ आई टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दोस प्रॉपर्ली, देन होगा बराबर।
फिर उसके बाद उसका जो एंड आउटकम है, एंड आउटकम भले ही कैसा ही हो, बिकॉज अगर मैं मेरा हेल्थ अच्छा रखूंगा, मेरे फैमिली का टेक केयर प्रॉपरली करूंगा, उसके बाद पेरेंट्स को संभालूंगा, उसके बाद लेट्स से मानवता का दृष्टिकोण होगा, यू नो, टुवर्ड्स माय रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स, और लेट्स से हूएवर एक्चुअली आई मीट, तो फिर ये जो चीजें है मेरे लिए सारी सेकेंडरी है ना, कि ये मुझे डेथ कब आएगा, क्यों आएगा, मैं उसके लिए इतना इतना क्यों सोचूं अभी से। हाँ, उसमें कोई गलत नहीं है, अगर वो नहीं सोच रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पहले सवाल का जवाब मैं देता हूं। जैसे आप अगर कहते हो कि डेथ और बर्थ और डेथ अनसर्टन है, बराबर है, तो मैं कहता हूं कि इट इज एब्सोल्युटली सर्टन। हम खुद तय करते हैं कि मैं कब जन्म लूंगा और कब मरूंगा, लेकिन ये सर्टन उन लोगों के लिए है जो लोग कॉन्शियस है पूरी जिंदगी, जिन्होंने कॉन्शियसली अपनी जिंदगी जी है। अंडरस्टूड? ऐसे लोग केवल 5% है। 720 करोड़ में से खाली 5% को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितने लोग बन जाते हैं? व्हाट इज द 5% ऑफ 720 करोड़ पॉपुलेशन, बराबर है? तो वैसे ओनली 5% है। वो 5% के ब्रैकेट में एंट्री मारना वो बहुत बड़ा काम है एक्चुअली, बराबर है? इसलिए आपकी बात सही है कि ये मानना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज बहुत छोटा है ना, परसेंटेज बहुत ज्यादा है उन लोगों का जो लोग यही मानते हैं कि भाई इट इज अनसर्टन। अंडरस्टूड? फिर दूसरी बात, अगर ऐसा लगता है कि इट इज, अगर ये मान्यता है कि अनसर्टन है डेथ हमारी, और बर्थ और डेथ हमारी अनसर्टन है, वो भी गलत नहीं है। ये उन लोगों की सच्चाई है जो लोग अनकॉन्शियसली अपना जीवन जी रहे, अंडरस्टूड, जिन्हें इस लाइफ एनर्जी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये नहीं कहता हूं कि नॉलेज नहीं है, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ, यूं कहूंगा कि ऊपर 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 का नॉलेज रहेगा, बट द थिंग इज दैट एक विजडम जो होता है ना, नेचर पे विश्वास। एक चीज आपको मैं बताऊं, ईश्वर ने इंसान की उत्पत्ति करके अपने जैसा एक एग्जैक्ट एक मॉडल बनाया है। मनुष्य 84 लाख योनियां है इस धरती पे। मैंने इसे 84 लाख योनियां, मैं कहना ये चाहता हूं कि देयर आर 84 लाख टाइप्स ऑफ स्पीसीज, उसमें हम भी आ गए। अंडरस्टूड? वी आर अमंग देम। ह्यूमन बीइंग इज द सुप्रीम स्पीस ऑफ द नेचर। ये नेचर ने अब तक जितने भी स्पीसीज को क्रिएट किए हैं, उसमें से मनुष्य जो है ना, सबसे सुप्रीम कैटेगरी में आता है, मोस्ट सुप्रीम कैटेगरी में आता है। इसके बाद वाला कुछ आगे का है ही नहीं, यानी कि हम लोग लास्ट में आते हैं। वी आर नॉट द फर्स्ट, वी आर द लास्ट वन। दैट इज द लास्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर। इसके बाद का आगे कुछ है ही नहीं। यानी कि हम कई सारे जन्म में, कभी हम चींटी थे, कभी हम मधुमक्खी थे, कभी हम सांप थे, कभी हम नेवले थे, कभी हम शेर थे, कभी हम चीता थे, कभी हम मछली थे, कभी हम छोटा सा मच्छर थे। अंडरस्टूड? तो हमने ये सभी जर्नी पास किए, वहां से फिर हम यहां पर में पहुंचे हैं। दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द नेचर। मनुष्य के अलावा जितने भी स्पीसीज है इस धरती पे, दे आर ऑल लिविंग बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि उसको सोचने की क्षमता नहीं दी है, राइट? सोचने की क्षमता दी है क्या? किसी भी जानवर स्पीसीज में मनुष्य के जैसे सोचने की क्षमता ही नहीं है। सोचने की क्षमता तो केवल इंसान को दी है, केवल मनुष्य को दी है। तो इसका मतलब यह बनता है कि व्हेन यू कैन थिंक, दैट मीन्स यू कैन क्रिएट। सीधी सीधी बात है। आपको कहीं जाना है, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ थॉट कि आपको कहीं जाना है, राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपको एमबीए बनना था, यू क्रिएटेड अ थॉट कि मुझे एमबीए बनना है, इसलिए आपने एमबीए की पढ़ाई की और एमबीए बन गए। आपको नौकरी चाहिए थी 25-50 लाख, 2 लाख, 3 लाख की पगार की, आपने वो सोचा, इसलिए आपने काम किया उसके ऊपर में।
काम करते गए और आप उस लेवल पे पहुंच गए, राइट? आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो पहुंचे ना, अगर नहीं पहुंचे तो कभी ना कभी तो पहुंचोगे, अगर सोच को कायम रखा है तो। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग हैज द पावर टू क्रिएट, इट इज एज सिंपल एज दैट, बराबर है? एक बंजर जमीन है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे उसके ऊपर में, तो वहां पर में बंजर जमीन में सब कुछ अपने आप उगने वाला है बाय डिफॉल्ट, राइट? लेकिन अगर एक इंसान ऐसा सोचता है कि मैं यहाँ पर मैं बगीचा बनाऊं, तो आप बगीचा बना सकते हो अपनी मर्जी का, जैसा चाहो वैसे पौधे उगा सकते हो वहां पर में, आम डालो, ये डालो, वो डालो, तरह तरह के आप फ्लावर्स के पौधे डालो वहां पर में, आपका मर्जी के हिसाब से आपका वो बन जाएगा वहां पर, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो ये जो है ना, ये सोच जो है, असल में हम सभी लोग इस बात को जाने अनजाने हम फॉलो करते ही है, ऐसा नहीं फॉलो कर रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। ओनली द डिफरेंस इज दैट कुछ लोगों के जीवन में, कुछ लोगों को ये कॉन्शियसली करते हैं, अगर जिनको ये समझ में आ जाता है, और कई सारे लोग जिनको नहीं समझ में आता है इस साइंस के बारे में, उलझ जाते हैं अपने रोजमर्रा जीवन में, कामकाज में बिजी हो जाते हैं, जो भी है, बराबर है, उसी में से ही ऊपर नहीं आते हैं, तो यहां तक तो सोचने की बात ही नहीं आती है, इसमें पूरा का पूरा जीवन चला जाता है इस बात को समझने के लिए। अंडरस्टूड? तो उन लोगों को तो वैसे ही लगेगा कि भाई ऊपर वाला मेरी जिंदगी चला रहा है। अंडरस्टूड? कोई है जो मेरी जिंदगी को चला रहा है, देयर इज सम सुपर पावर। ओके, आई एग्री कि देयर इज अ सुपर पावर, मैं वो उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन वो इंसान ये सोचता है कि सुपर पावर बाहर है, भीतर भी तो है ना सुपर पावर, है कि नहीं है? अंडरस्टूड? तो जो इंसान इस सुपर पावर को समझ लेता है कि भाई हाँ भीतर है, तो वहां पर में उसकी चक्षु इंद्री खुल जाती है, फिर वो सोचता है कि अभी मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊंगा, अपने तरीके से जीऊंगा। अंडरस्टूड? सभी महान इंसान जरूरी नहीं है कि वो मृत्यु अपनी इच्छा के हिसाब से करे, उसकी इच्छा किसी और चीज में थी, इसलिए उसने डेथ को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अंडरस्टूड? इट इज द पर्सनल चॉइस, इट इज योर पर्सनल चॉइस कि अगर आपको मृत्यु को इंपॉर्टेंस देना है तो आप दोगे, नहीं देना है तो आप नहीं दोगे, आपके लिए जिंदगी में कुछ और इंपॉर्टेंट करता है, समथिंग एल्स इज मैटरिंग फॉर यू। सपोज कि एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे बिल गेट्स को लेते हैं हम, बराबर है? बिल गेट्स की ये इच्छा थी कि वो इस विश्व का सबसे धनवान इंसान बने, इसलिए वो बना, वो बाय डिफॉल्ट नहीं बना है, उसकी वो इच्छा थी कि मैं सबसे धनवान आदमी बनना चाहता हूं, इसलिए वो बना। अंडरस्टूड? उसने उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं कि मैं शादी करूं, इसलिए उसकी हमेशा उसकी पर्सनल लाइफ ऑलवेज डिस्टर्ब रही, he did not live a happy married life। जोगी जी, फिर इसका जो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल जो आपने बताया अभी, वो है कॉन्शियसनेस। यस, एग्जैक्टली। तो अभी आप यू टॉक्ट अबाउट एक्चुअली नंबर 5% ऑफ 720। इनफैक्ट मुझे मतलब आई कैन नॉक इट ऑफ, मुझे लगता है कि 5% भी नहीं है, 0.05% होगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, हो सकता है। हम तो अनुमान, देखो हम क्या सोचते हैं पता है, जैसे कि जितने भी ये रिसर्च करते हैं, बराबर है, जो भी रिसर्च करते हैं इस तरीके से डेटा को लेकर की, तो एक हायर साइड फिगर पकड़ा गया कि 5%, एक बेंचमार्क डाला है, ब्रैकेट। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो 5% की ब्रैकेट में आते हैं, बराबर है। बाकी हम सब लोग जो है वो 95% की कैटेगरी में आते हैं। तो 95% का ब्रैकेट तोड़ करके आपको 5% के ब्रैकेट में एंट्री मारना, यानी कि आपको अपने ऊपर में बहुत काम करना पड़ता है, चाहे कोई भी विषय ले लो आप, लेट इट बी हेल्थ। जी, तो फिर आपका बोलना ऐसा है कि लेट से मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए, इसका मतलब मैं कॉन्शियस बन गया। यू आर कॉन्शियस अबाउट द इनकम, आपने इनकम, हाँ। My consciousness actually is not linked to income, no, because I would want to stay actually a healthy and happy life, as simple as that. So money is my product for me. मेरा conscious अगर मुझे
उसके तरफ लेके जा रहा है और मनी मुझे अपने आप मिल रही है, तो दैट्स इनफ। तो आई टेल यू वन थिंग, पैसा भी अपने आप नहीं आता है। आई टेल यू वन थिंग। हाँ, वो अपने आप नहीं आता है, लेकिन जैसे मैं अभी लेट्स से, आपने बिल गेट्स का एग्जांपल दिया, मैं अपने जो टेस्ला के फाउंडर है उनका एग्जांपल लेता हूँ। तो ही नेवर एवर थॉट अबाउट मनी, राइट, ही जस्ट थॉट अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ठीक है, तो वो न्यूनेस उनको चाहिए था, जो भी वो डिजाइन करे। जो आपके स्टीव जॉब्स थे एप्पल के, उनको भी वही चाहिए था कि भाई मैं कुछ तो नया करूं जी। ऐसा तो वो अपने आप आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप जो बोल रहे हो कि कॉन्शियसनेस, ऑफ कोर्स दैट्स द पिलर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन मेरा सवाल एक्चुअली ये था, मैं थोड़ा सा इधर उधर चला गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मेरा सवाल ऐसा था कि ये कॉन्शियसनेस आपने जो बोला, तो हाउ टू बिकम कॉन्शियस, सो दैट इज द क्वेश्चन व्हिच एवरीबडी इज हैविंग दीस डेज। मतलब आई एम नॉट ओनली अबाउट मी, आपने तो पता है ना 5%, मुझे लगता है 0.05% लोग होंगे, उनमें से आप एक हो जो कॉन्शियस है, बाकी लोगों के पास कॉन्शियसनेस है ही नहीं। मतलब आई डोंट नो अबाउट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बस मैं तो एक हूँ जिसमें कॉन्शियसनेस है नहीं। तो वो उसको कैसे लाए, मतलब हाउ टू बिकम कॉन्शियस? जी, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, कॉन्शियसनेस कैसे आती है? कॉन्शियसनेस जागरूक होने से आती है। अंडरस्टूड? जागरूक का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? देखो, शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। जागरूक होने का मतलब ये है कि एक तो हम ये सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, सब एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय डिफॉल्ट। मैं जितने लोगों को भी मिलता हूं उसमें से ज्यादातर लोग, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, यूं कहूंगा कि ऑलमोस्ट 90 to 95% लोग यही बोलते हैं कि कोई ऊपर बैठा है। सपोज कि किसी की मान्यता गणेश जी पे है, तो वो बोले कि भाई गणेश देवता हमारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, वो चाहेंगे तो होगा, वो चाहेंगे तो ये होगा, वो चाहेंगे तो वो होगा। उनको लगता है सब वही करते हैं, बराबर है। कोई मानता है शिव को, कोई मानता है माता जी को, कोई मानता है देवी को, कोई मानता है गुरु को, कोई मानता है XYZ को। जो जिसको मानता है वो वैसा सोचता है कि देयर इज सम सुपर पावर जो उसको चला रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर में वो इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, टोटली ब्लाइंड हो जाता है वो आदमी, क्योंकि उसने ब्लाइंड फेथ रखा हुआ है किसी के ऊपर में। और तो और मैं अपनी बात करूं, जब मैं 20s में था, जब मेरी उम्र 17-18 साल की उम्र थी, मैं यही मानता था कि भगवान जो है वो ऊपर आसमान में बैठा हुआ है। पीके मूवी देखी है ना आपने? देखी कि नहीं देखी है? सेम केस था मेरे दिमाग के अंदर में। भगवान जो है, ये मूर्ति है, वो ऊपर से आई है, ऊपर कोई बैठा है जो कोई कर रहा है, पूरा कंट्रोल कर रहा है लिटरली। लेकिन 20 साल की उम्र में मुझे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मुझे समझ में आया, नहीं ये सब चीजें गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं सॉल्यूशन पे तो नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया कि हकीकत क्या थी, रियलिटी उन दिनों नहीं समझ में आया, लेकिन इतना तो जरूर मुझे पक्का हो गया था कि ऊपर तो कोई नहीं बैठा है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? फिर वो सब्जेक्ट वहां पर मेरा बंद हो गया था, क्योंकि मैं अपने करियर में बिजी हो गया था और मैं बस आई वाज ओनली वर्किंग फॉर माय फैमिली एंड माय सेल्फ, करियर में बिजी था। ये तो टर्निंग पॉइंट आया 2014 में, बाद में रियलाइजेशन आनी शुरू हो गई कि ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है। अंडरस्टूड? तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि असल में जो हमारी जो लाइफ की जो जर्नी चलती है ना, यहाँ पर मैं ये जो यंत्र हमें मिला है शरीर, बराबर है, इसके अंदर में अलग अलग सिस्टम है। 4 मुख्य सिस्टम है। एक तो है हमारा शरीर, दूसरा है हमारा मन, या मन को पहले ले लो या शरीर को पहले लेना हो, आपकी मर्जी, जिसको पहले लेना हो, नंबर 1 पे जिसको रखना हो। तो शरीर है, फिर मन है, फिर इमोशन है और फिर ऊर्जा है। ये 4 मुख्य चीज है हमारे अंदर में, राइट और रॉन्ग? 4 मुख्य चीज है। इसी 4 के आधार पे ही हम अपना एक्सपीरियंस करते हैं और हम अपना तजुर्बा नहीं बनाते हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट? अभी मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरे माइंड में कमांड आ रहा है, मैसेज आ रहा है, और मेरा टंग बोल रहा है। दैट मीन्स ये कॉन्शियसली मैं बोल रहा हूं, ऐसे तो नहीं बोल रहा हूं कि भाई चलो हवा में बात आ रही, मैंने बोल दिया उसको। नो, इट इज नॉट दैट वे। बिकॉज आई एम कॉन्शियस, इसलिए जो है वो मैं वही बोल रहा हूं। अंडरस्टूड? मेरा जो हाथ ये हिल रहा है यहाँ पर, मेरा माइंड मैसेज
भेज रहा है, सिग्नल दे रहा है, इस तरीके से अपना बॉडी लैंग्वेज रख दो। अंडरस्टूड माय पॉइंट? यहां पर में करोड़ों न्यूरो पाथवेज क्रिएट होते हैं हमारे दिमाग के अंदर में। तो ये एक मेमोरी फॉर्म करता है माइंड का काम क्या है? मेमोरी फॉर्म करना, क्रिएट करना। अभी मेमोरी किस तरीके से क्रिएट होती है? अलग अलग तरीके से। आंख से हम विजन से मेमोरी क्रिएट करते हैं। आंख से विजन आता है, मतलब आंख खुली की हमने, तो खुली आंख से जो हम देख पा रहे हैं वहां से विजन माइंड एब्जॉर्ब करता है। अंडरस्टूड? कान से हमने जो सुना वो विजन एब्जॉर्ब, विजन नहीं सॉरी, वो मेमोरी साउंड के रूप में उसको वो फॉर्म करता है मेमोरी यहां पर। फिर ये सारे हमारे सेंस है असल में देखा जाए तो। जो हमारा स्किन है, हम टच से कुछ मेमोरी को हम क्रिएट करते हैं। अंडरस्टूड? टेस्ट से हम मेमोरी क्रिएट करते हैं। 5 प्रकार के हमारे सेंस ऑर्गन्स है जिसके थ्रू हम मेमोरी क्रिएट करते हैं। माइंड मेमोरी क्रिएट करता है असल में। ये मेमोरी जब क्रिएट हो जाता है ना, तब हमारी एक हैबिट बन जाती है और उस हैबिट के हिसाब से हम चलते हैं। जब तक ये मेमोरी क्रिएट नहीं होती तब तक हमें स्ट्रगल लगता है। जब मेमोरी क्रिएट हो जाती है तब ये अपने आप चलने लगता है। जब ये अपने आप चलने लगता है ना, इट बिकम्स डिफॉल्ट मोड। अंडरस्टूड? इतना ये कंट्रोल ले लेता है ना शरीर के ऊपर में, आपको पता ही नहीं। आपको लगता है कि इससे क्यों हो रहा है, ये सब अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। हॉर्मोन्स अपने आप आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको अपने आप पानी आने लगता है मुंह में। बट व्हाई इट इज हैपनिंग? अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी। The technology of the human body is कि ये सेंस ऑर्गन है, इट इज अ टूल। असल में किसी चीज को क्रिएट करने के लिए नेचर ने हमको ये पावर दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ टूल। तू देख, तू सुन, तू टेस्ट कर, अंडरस्टूड, तू स्पर्श कर, और अभी अपनी सूझबूझ लगा, तू क्रिएट कर। नेचर ने उसके लिए दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों इंसान को क्रिएट करने का पावर दिया, किस तरीके से दिया, मैं आपको वो टेक्नोलॉजी समझा रहा हूं। अंडरस्टूड? क्या कोई जानवर ये कर सकता है क्या? वो सोच नहीं सकता है, वो खाली देख सकता है। हमको कलर इमेज दिखते हैं, जानवर को कलर इमेज नहीं दिखता है। बहुत सारे जानवर है, हमको मल्टी डायमेंशन कलर इमेज दिखते हैं। 7 रंग हमें दिख रहे हैं, लेकिन जानवर, सब जानवर को 7 रंग नहीं दिखते हैं। कुछ जानवर को कुछ ही दिखता है, कुछ ही कलर दिखता है उनको। आप गूगल पे देख लेना कौन से स्पीसीज को कौन सा कलर दिखता है। अंडरस्टूड? और कुछ जानवर को सब टेस्ट नहीं है, ओनली एक ही टाइप का टेस्ट है। अंडरस्टूड? लेकिन इंसान को मल्टी डायमेंशन दिया है यहां पर में पावर। सब तरह के टेस्ट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सब तरह के कलर्स हम देख सकते हैं, सब प्रकार के साउंड हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये क्या कारण है? ये कारण यही है क्यों नेचर ने ऐसा बनाया है। नेचर ने इसलिए ऐसा बनाया कि हमारे अंदर में वो शक्ति दे दी, हमें वो सामर्थ्य दे दिया कि आप सर्जन करो। कोई भी बड़े, आप चलो इतिहास में चले जाओ ना, हम किसको भगवान मानते हैं? हिंदू किसको भगवान मानता है? कृष्ण, राम, उसी को ही तो मानता है ना। और किसको मानता है? राम हो गए, कृष्ण हो गए, बलराम हो गए, या जो भी बड़े बड़े देवता हो गए, योगी हो गए, बुद्ध हो गए, हैं? राइट और रॉन्ग? और किसी को मानते हो क्या? देखो, इल्यूजनरी तो कुछ भी आप मान लोगे, वो बात अलग है। लेकिन हम सबसे ज्यादा मानते किसको है? जो इंसान के रूप में था। इवन शिवा को भी हम इंसान के रूप में ही मानते हैं ना, और किसी रूप में थोड़ी मानते हैं। राइट? हमने उसको एक सुपर पावर के हिसाब से उसको डिजाइन कर दिया, हमारी कल्पना की शक्ति के माध्यम से। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ये जो है ना, ये असल में और मतलब ऊपर कुछ नहीं है, सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड एक जो बाहर जो हमें दिखता है वो है, ब्रह्मांड हमारे भीतर में भी है। अंडरस्टूड? तो जो इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर में मेमोरी फॉर्म होती है दिमाग में, वो न्यूरो पैथवे बन जाता है, और वो न्यूरो पैथवे फिर ऑटोमेटिक चलता है। पता है, एकदम ऑटोमेटिक चलता है। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जो मेरी जिंदगी चला रहा है, जो मेरे साथ में ये सारी चीजें करवा रहा है। अंडरस्टूड?
और जब उस इंसान को ये पता चल जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो गलत मान्यता है, टेक्नोलॉजी है, इसके कारण ये हो रहा है, ये है, दिस इज द साइंस ऑफ नेचर, तब वो जागृत हो जाता है। नहीं, अभी तो मैं वही बोलूंगा, सोच समझ कर बोलूंगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? देखो, एक तो वो इंसान है जो बिल्कुल बिना सोचे बोल रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। दैट मीन्स वो सोया हुआ है। अंडरस्टूड? उसका सोया हुआ मतलब उसका मन सोया हुआ है, उसका माइंड सोया हुआ है, उसको नॉलेज ही नहीं है। और दूसरा एक इंसान ऐसा है जो उसकी वाणी से मोती बरस रहा है, मधुर वाणी बोल रहा है। वो कैसे बोल पा रहा है? वो उसने अपने आप को ट्रेन किया है ना वैसा, कि मैं अपने मुंह से हमेशा मधुर वाणी ही बोलूंगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? उसने मेहनत की उसके ऊपर में, इसलिए वो इंसान बड़ा इंसान बना, योगी बना, या कोई विद्वान बना, या फिर धनवान बना। उसने उस डायरेक्शन में काम किया, इसलिए क्या हुआ ना कि वो इंसान उस लेवल पे पहुंचा। और यानी कि उसने ट्रेन किया अपने आप को कि मैं सोच अपने कंट्रोल पे लाऊंगा, क्या बोलना है मेरे कंट्रोल में रहेगा वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इससे जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा है, उसमें रामकृष्ण को भी ले लो आप, या जितने भी संतों को बारे में आप जानते हो, उनकी वाणी को आप जरा देखिए कैसे बोलते हैं वो लोग। दे आर द रियल एग्जाम्पल ऑफ गॉडलीनेस। अंडरस्टूड? हम जिसे भगवान मानते हैं ना, जिस इंसान को भगवान मानते हैं, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने इंसान के रूप में शरीर, इंसान के शरीर में रहते हुए इंसानियत की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव किया है, कि हम इतना सुंदर जीवन जी सकते हैं जो औरों के नजर में हम भगवान बन जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं। सपोज कि आज आपने ऐसा काम करना शुरू कर दिया, इस तरीके से जीवन जीना शुरू कर दिया, 50 साल 100 साल या मान लो कुछ साल के बाद आप उस लेवल पे पहुंच गए जहां पर मैं आम इंसान आपको भगवान मानने लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप वो लोग वो नहीं कर पाते जो आप कर पाते हो। सीधी सीधी बात है, राइट बात। हम आज के टाइम में जैसे सदगुरु ले लो, श्री श्री रविशंकर को ले लो, बाबा रामदेव जी को ले लो, हम क्यों इनको भगवान का दर्जा देते हैं? कुछ लोग देते, कुछ लोग नहीं देते, लेकिन हम एक बार मान लेते हैं कि उसको हम भगवान का दर्जा देते हैं। क्यों देते हैं हम उनको भगवान का दर्जा? क्योंकि उन्होंने वो उपलब्धि हासिल की है, उन्होंने अपने आप को इतने लेवल पर एक्सप्लोर किया हुआ है, इतना काम किया हुआ है अपने ऊपर में, हर चीज से ऊपर उठ गए वो, हर चीज से ऊपर उठ गए वो। नाउ दे आर फ्लोटिंग। शरीर जमीन पे है, लेकिन उनकी जो चेतना है वो फ्लोट कर रही है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वो फ्लोट कर रही है, इसलिए हमारे लिए वो भगवान बन गए। अरे यार, आप कहां से कहां पहुंच गए। सब इंसान धरती पे ही रहता है, लेकिन ऊंचाई जिसको मिलती है ना, वो किसको मिलती है? जिसने काम किया अपने पर। अभी आपने जैसे पूछा कि हाउ टू बिकम कॉन्शियस। कॉन्शियस होने के लिए वैसे देखा जाए तो 1 सेकंड का काम है, जागरूक हो गए, बस सिंपल मैंने बोल दिया। लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाना और इसको वाकई में हमारी हैबिट बनाना, ये मेहनत का काम है। इट्स अ जर्नी, ये ओवरनाइट नहीं होता है। क्योंकि कारण क्या है? कारण ये है कि इतना फ्लो आता है पुरानी मेमोरीज का, जो हमें मजबूर कर देती है कई बार गुस्सा करने के लिए, कई बार हमें कुछ गलत काम करना भी पड़ जाता है। इट हैपन्स। ये लड़ाई बन जाती है। पता है कि पुरानी पैटर्न सेट है दिमाग के अंदर में, और अभी हम नई पैटर्न को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चैलेंज, ये अपने आप में लड़ाई हो जाती है, हम खुद अपने आप से लड़ते हैं। अभी जैसे कि जो इंसान चोरी करता है, वो जो इंसान चोरी करता है ना, वो इसलिए चोरी करता है क्योंकि उसके जहन में वैसा है। जहन का मतलब कॉन्शियसनेस। उसकी कॉन्शियसनेस में ये है चोरी करना सही है, वो चोरी करना उसको गलत नहीं लग रहा है, इसलिए वो चोरी कर रहा है। राइट और रॉन्ग? बराबर है। जैसे ही अगर उसको वो सूझबूझ आ जाती है कि चोरी करना बहुत गलत है, इससे तो मैं पाप कर्म खड़े कर रहा हूं, मैं अपना ही कुआं खोद रहा हूं,
अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं, भले ही टेम्पररी उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे चल करके उसको नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ी प्राइस चुकाने वाला है। तो क्या हो जाता है, फिर उसको डर लगने लगता है कि नहीं अभी मुझे चोरी नहीं करनी, फिर उसका हाथ रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? सीधी सीधी बात है, रुकेगा। जैसे उसको मॉरल वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन वो अभी वो कॉन्शियस हो गया। किस बात को लेके कॉन्शियस हो गया? क्योंकि चोरी करने से सामने वाले का नुकसान होता है, उसको हर्ट होता है और उसकी बद्दुआ हमें लगती है और उसके कारण हमारी जिंदगी खराब होगी। वो नाउ ही बिकम कॉन्शियस, तो अभी वो दोबारा से चोरी नहीं करेगा। वो इवॉल्व हो गया, वो इंसान। हुआ कि नहीं हुआ? अंडरस्टूड? वो इंसान इवॉल्व हो गया। इस प्रकार से जब तक उसकी मेमोरी थी उसके अंदर में कि चोरी करना सही है, तब तक वो चोरी कर रहा था और उसके लिए चोरी करना खेल था। जैसे ही मेमोरी चेंज हो गई, वो नई मेमोरी ने ओवरराइट कर दिया पुरानी मेमोरी पे कि ये चोरी करना गलत है। अंडरस्टूड? ओवरराइट हो गया, वो इंसान पवित्र बन गया, शुद्ध हो गया। अभी उसकी आत्मा चेतना शुद्ध हो गई, अभी वो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। अंडरस्टूड? अभी वो इंसान नेक बन गया। ये कॉन्शियसनेस करता है और कुछ नहीं। तो जैसे शास्त्र में ना 4 प्रकार की कॉन्शियसनेस बताई है, अभी आपको मैं समझा दूंगा। यहां पर मैं एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। शास्त्र में 4 कॉन्शियसनेस के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे लोएस्ट है शूद्र, फिर उसके ऊपर में आता है वैश्य, फिर उसके थर्ड नंबर, फिर उसके सेकंड नंबर में आता है क्षत्रिय और फर्स्ट नंबर में आता है ब्राह्मण। अभी थोड़ा इसको हम समझते हैं कि भाई ये शूद्र क्या करता है, ये चारों लोग करते क्या है। शूद्र कम्युनिटी वो है, इट्स बेसिकली कॉन्शियसनेस। आप भले ही जन्म आपने ब्राह्मण के घर में लिया हो, बायोलॉजिकली लेट इट बी यू बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, लेकिन अगर आपको तामसिक भोजन खाने में रुचि बनती है, आपको व्यभिचार करने में अच्छा आनंद आता है, चोरी चकारी करना, झूठ बोलना, या फिर गलत संबंध बांधना, नाजायज रिलेशन करना, और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है वगैरह वगैरह, तो आप शूद्र में चले जाते हो। या आपको मजदूरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई नहीं, मैं मजदूरी करके काम करूंगा, then you come under category of शूद्र। ये सभी ऑलमोस्ट नियरली 60 to 70% पॉपुलेशन शूद्र कम्युनिटी में आ जाती है। ऑलमोस्ट शूद्र कम्युनिटी किसी का फॉलोअर बनता है। जितने भी फॉलोअर्स है ना, बराबर है, मजदूर है या फिर जो बड़े बड़े संघ होते हैं उसमें जो डेडली फॉलो करते हैं, पता है, डेडली फॉलो करते हैं, एकदम डेडली फॉलोअर, दे कम अंडर शूद्र कैटेगरी। अंडरस्टूड? फिर उसके ऊपर की जो कैटेगरी आ रही है, देखो जहां पर में बड़े बड़े लीडर लगते हैं, जितने बड़े बड़े नेता के जो ये लगते हैं ना, क्या कहते हैं, जो भी संघ लगता है, जो भी लगता है, तो उसमें आप पब्लिक देखोगे ना, ऑलमोस्ट 50-60% पब्लिक जो रहते हैं वो सभी इसी कैटेगरी के लोग थे। मजदूर होते हैं, एकदम निचले वर्ग के लोग रहते हैं वो सारे। फिर उसके ऊपर की कैटेगरी में आते हैं वैश्य कैटेगरी। यानी कि वैश्य कैटेगरी के लोग वो होते हैं ना कि जो शूद्र से थोड़ा उनका कॉन्शियसनेस ऊपर उठा हुआ है, उनमें मॉरल वैल्यूज जियो और जीने दो वैसी रहती है। मैं भी जीऊं, आप भी जियो, उस प्रकार का रहता है। दे आर अबाउ फूड एंड शेल्टर। उनको ये डर नहीं रहता है कि भाई खाने का कहां से इंतजाम होगा, हाँ, रहने का कैसे इंतजाम होगा, कपड़े पहनने का, शरीर को ढकने के लिए मैं क्या करूंगा, वो चिंता नहीं रहती है उनकी। हाँ, उनकी चिंता ये रहती है कि अगले महीने क्या करूंगा मैं। अंडरस्टूड? तो इसलिए शूद्र कम्युनिटी में जितने भी नौकरी पेशा वाले लोग आ जाते हैं, मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, पुराने जमाने की बात जाने दो, मैं आज के डेट की बात कर रहा हूँ कि हाल फिलहाल हमारे आसपास जितने लोग जो है ना, हम उसी को ध्यान में रखते हुए, तो जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, छोटा मोटा धंधा व्यापार करते हैं, कोई दुकान चलाता है, कोई बड़ा दुकान चलाता है, कोई 4-5 दुकान चलाता है, सब वैश्य की कैटेगरी में आ जाता है। अंडरस्टूड? तो वैश्य में भी क्या 1-2 कैटेगरी ऊपर नीचे होती है कि भाई एक होता है कि बड़ा व्यापारी बन जाता है, एक होता है कि बहुत बड़ा नौकरी वाला आदमी हो जाता है, जिसके अंडर में वो, एक होता है कि किसी के अंडर में 2-4 आदमी काम करते, किसी के अंदर में 100-50
200-500 लोग काम करते हैं, लेकिन वो भी वैश्य की कैटेगरी में ही आता है। अंडरस्टूड? उसकी कॉन्शियसनेस इसी में ही रहती है, जियो और जीने दो। मैं आपके लिए काम करूंगा ताकि मेरा घर बार चले, बराबर है, और आपका भी काम हो जाएगा, आप भी कमाओ, मुझे भी कमाने दो। उनकी सोच ये रहती है। वो रिश्ते बनाता है, क्यों बनाता है? ताकि वो खुशी, ऑलमोस्ट 70% जो एक बेंच जो रहता है ना, वो सारी उसमें आ जाते हैं। हम और आप मोस्टली सब इसमें आ जाते हैं। फिर उसकी ऊपर की कैटेगरी में आते हैं वैश्य, सॉरी, क्षत्रिय कैटेगरी। क्षत्रिय कॉन्शियसनेस रहता है उनका, लीडरशिप क्वालिटी रहती है उसके अंदर में बाय डिफॉल्ट। अभी ये मत समझो कि बाय डिफॉल्ट मतलब उन्होंने मेहनत की है वहां तक पहुंचने के लिए। अभी ये कौन से लोग आ जाते हैं, जैसे कि नेता आ गए, बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स लोग आ गए, बिजनेस टाइकून, जैसे मुकेश अंबानी हो गया, जेफ बेजोस हो गया, जिनका भी नाम लिया, बिल गेट्स हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये सारे उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि उनके छत्र छाया में बहुत सारे लोगों का घर बार चलता है। इट इज नॉट ओनली खाली रोजी रोटी चले। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी है, वो लीडरशिप कैटेगरी में, वो क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो पूरे नेशन को लीड कर रहे हो। अंडरस्टूड? खाली मोदी जी नहीं है, यानी कि आपका, हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो गया, किसी एरिया का मिनिस्टर हो गया, जो भी है, तो वो सारे उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि जहां पर मैं एक मास लोगों का एक वो लीडरशिप हैंडल करते हैं। यानी कि किस डायरेक्शन में लेके जाना है मेरे अपने नेशन को, या मेरी जनता को, या मेरे जो भी आपके अंडर में 50 लोग, 100 लोग, 500, 1000, 2000 लोग रहते हैं, वो सारे कहाँ आपको, इतने सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आपने बोला राइट जाना तो सारे लोग राइट जाएंगे। मोदी जी ने बोला भाई नोटबंदी, तो सबने नोटबंदी कर ली। मोदी जी ने बोला कि भाई लॉकडाउन, तो लॉकडाउन हो गया। अंडरस्टूड? और हमें करना भी पड़ता है, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में। अंडरस्टूड? तो वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं, क्षत्रिय। अभी उसके ऊपर की कैटेगरी में आते हैं ब्राह्मण, जिसकी कम्युनिटी, जिसकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है, लेकिन वो क्षत्रियों को लीड करता है। उसका काम है वाइब्रेशन क्रिएट करना थॉट का। शूद्र किसकी नौकरा चाकरी करेगा वो ब्राह्मण डिसाइड करता है। ब्राह्मण बोले तो जो पूजा पाठ करता है, ध्यान धर्म करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण यानी कि एक ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण असल में ब्राह्मण, जो यूनिवर्स के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। एग्जाम्पल, सदगुरु, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, गौतम बुद्धा, ओशो रजनीश जो थे, महर्षि, योगी, ये सभी उस कैटेगरी में आ जाते हैं। सब उसका, साईं बाबा, कृष्णा, राम, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। जिसको राम को भगवान मानते, क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? हम अर्जुन को भगवान थोड़ी मानते, अर्जुन बहुत बड़ा लीडर था, हम अर्जुन को थोड़ी मानते। कृष्ण को भगवान मानते हैं ना हम, हैं? युधिष्ठिर को भगवान मानते हैं क्या? युधिष्ठिर चिरंजीवी राजा बना, लेकिन हमने उसको भगवान नहीं माना, राइट? उसको भगवान का दर्जा नहीं मिला अभी तक। भगवान का दर्जा किसको दिया? कृष्ण को दिया। कृष्ण जो है वो ब्राह्मण थे। अंडरस्टूड? उनकी सोच वैसी रहती है ना, हजारों साल तक वो सोच जिंदा रहती है। यानी कि वो पीढ़ी से, जनरेशन के बारे में सोच लेते हैं। 100 साल, 500 साल, 1000 साल, पूरा युग कैसे जाना चाहिए, वो वैसा काम करते हैं। वैसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। अंडरस्टूड? बाबा रामदेव जी, मैं आश्रम में था, तो बाबा रामदेव जी का विजिट होना हुआ था कोयम्बतूर आश्रम में सदगुरु से, तो मैं भी मिला था बाबा रामदेव जी से उन दिनों। तो उसने क्या स्टेटमेंट यूज किया पता है? मेरे से ऊपर ये है, सदगुरु जी है। तो बोला, किसी ने पूछा नहीं, तो वो बोले क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं पता है? क्योंकि ये इंसान 500 साल का सोचते हैं, आने वाले 500 साल कैसा जाना चाहिए, यानी कि 5 जनरेशन का वो सोच रहे वो आदमी। आप सोच सकते हो क्या? मैं भी नहीं सोच पा रहा हूं। मैं खाली अपने ही जिंदगी का ही सोच रहा हूं, आने वाला 50 साल कैसा रहेगा, बराबर? मैं अपनी जिंदगी के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में नहीं। लेकिन सदगुरु पूरी दुनिया का 500 वर्ष का भविष्य
कैसा होगा ना, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। आप सोचिए, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, लेकिन वो उस लेवल का सोच रहे हैं। ये काम ब्राह्मण का है। यानी कि उनका काम वैसा है कि थॉट ऐसा क्रिएट करो कि पूरी दुनिया का युग परिवर्तन हो। हम बोलते हैं ना, हम युग परिवर्तन चाहते हैं, राम राज वापस लाना चाहते हैं, सतयुग लाना चाहते हैं। सतयुग कौन लाएगा? किसी इंसान को ही सतयुग लाना पड़ेगा ना भाई। इसलिए वो इंसान युग पुरुष बन जाता है। कृष्णा को देखो क्यों अवतारित माना गया, वो युग पुरुष क्यों बने? क्यों युग पुरुष बने वो? क्योंकि उन्होंने वैसा थॉट क्रिएट किया कि आने वाली जनरेशन इस तरीके से जिएगी, और पूरी की पूरी जनरेशन उसको फॉलो करती है। सोचो ना, बाय डिफॉल्ट हम उसको फॉलो करते हैं। क्यों उसके लाखों मंदिर है? सोचो जरा, सोचने वाली बात है भाई। मैं आपको पता है सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, क्यों कृष्णा के, राम के लाखों मंदिर है? लाखों नहीं तो एटलीस्ट हजार तो होंगे। हैं, एग्जैगरेटेड फिगर बोल दिया गलती से, लेकिन हजारों तो होंगे ना। इस्कॉन ही देख लो, इस्कॉन के कितने मंदिर है? कोई है फॉलोअर इस्कॉन के? मैं समझता हूँ 1000 के आसपास मंदिर है उसके, शायद ज्यादा है मंदिर उसके, 1000 भी नहीं है, बहुत कम फिगर बोल रहा हूं मैं। गूगल में जरा डाल के देख लेना एक बार जरा, कोई अगर अभी कर सकता है तो, इस्कॉन के कितने टेम्पल है, करंट आपको स्टेटस मिलेगा कितने टेम्पल है उसके। आई गेस 9000 10,000 के आसपास टेम्पल हो गए उनके पूरे वर्ल्ड में। हाईएस्ट टेम्पल उनके है कृष्णा के। क्यों उनके है? कृष्णा और राम दोनों टेम्पल आ गए उसके अंदर में। क्यों? क्यों एक बड़ी आबादी हरे रामा हरे कृष्णा की चैंटिंग करता है? क्यों एक पूरा का पूरा कंट्री अयोध्या में राम मंदिर के लिए इतना बड़ा भव्य मंदिर, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल बनाने का काम कर रही है? क्यों कर रही है? सोचने वाली बात है भाई। क्यों नेताओं में महात्मा गांधी को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है? 850 850, हाँ, यानी कि 900 के आसपास मैंने बोला था, 900 टेम्पल है उसके। दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टेम्पल्स। क्यों दुनिया में जितने भी लीडर बने, हम केवल महात्मा गांधी को ही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ मानते? क्योंकि क्यों महात्मा गांधी ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया? वो चाहते तो बन सकते थे ना, क्यों नहीं बने वो? क्योंकि उसको पता था मैं वो लीडर नहीं हूं। उसकी आत्मा को पता था कि मैं एक अलग लेवल पे हूं, जहां पर मैं लीडर मुझे फॉलो करेगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? उनका काम था सोच क्रिएट करना, और उस सोच को मैनिफेस्ट करने के लिए एक लीडर पैदा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नरेंद्र मोदी जी 17-18 साल की उम्र में हिमालय चले गए थे। वहां पर मैं एक योगी संत के सानिध्य में थे, तो उन्होंने उनका जिक्र नहीं किया है, बराबर है, लेकिन ये बात पता है ऑलमोस्ट सबको, लेकिन उसका जिक्र उसने नहीं किया है। मेरे पास में एक उड़ता एक ऑडियो आया था, गलती से डिलीट हो गया। वो किसी संत के साथ बात कर रहे थे, बोले थे कि भाई आपने बहुत बड़े बड़े मुसीबतों का सामना ले लिया है, मोल अपने ये ले लिया है, बड़ी बड़ी ताकत को आपने चुनौती दे दी है। तो बोले कि आपको अपनी जान का खतरा नहीं है? ये सवाल पूछा। तो उसने बोला मेरी जान का खतरा, मेरी जान मेरे हाथ में भी नहीं है, बराबर है, मैं भी किसी के कंट्रोल में हूं। जब वो काम खत्म हो जाएगा ना, तब मैं शांति से मैं मर जाऊंगा, बराबर है। मैंने जन्म ही उसी के लिए लिया है कि जिन लोगों ने सोच क्रिएट की है ना, उस सोच को मुझे मैनिफेस्ट करना है, बस मेरा काम ही वही है। मैं उसका काम कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जो हिमालय में या फिर गुफाओं में जो लोग बैठे हैं ना, जो संत, बड़े बड़े संत, वो बैठे बैठे लोक कल्याण का काम करते हैं ना। आप लोग ने सुना होगा कि भी आपको ये सवाल आता होगा कि यार ये योगी बाबा लोग क्या कल्याण का काम करते हैं? तो वही कल्याण का काम करते हैं, वही सोचते हैं कि हमको वैसा एक ऐसा आदमी चाहिए जो ये ऐसा करे काम। उसमें से 2-3 ही लोग हैं जो समाज में है, जैसे एक बाबा रामदेव है और सतगुरु जी है और श्री श्री रविशंकर है। वो ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा समाज निर्माण करना चाहते हैं। समाज के लिए तो वो काम करते हैं, हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप तो बस खाली ना इशारे पे चल रहे हैं उनके। मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, पता नहीं आपके दिमाग में बैठ रही कि नहीं बैठ रही मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं
ये बहुत बड़ी बात का खुलासा भी कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं भी एक ऐसे संत से मिला था, अंडरस्टूड, मैं एक इंस्पेक्टर के थ्रू मिला था। तो उसने क्या बताया कि मेरा एक इंस्पेक्टर फ्रेंड है और वो बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है। वो जब वो यहाँ मुंबई भाईंदर में थे ना, उनका यहाँ पर में हुआ था, उनकी जॉब को 1.5-2 साल ही हुआ था, पहले पोस्टिंग ही यहाँ लगी थी। उसने नाक में दम कर दिया था यहाँ के क्राइम या वालों के लिए, पता है, क्योंकि 0% करप्शन नहीं है, कुछ नहीं, 100% प्योर आदमी। मैं उसको योगा सिखाता था, तो वो मुझे बोलते थे कि अरे आज गुरुजी का मैसेज आने वाला है, गुरुजी का मैसेज आने वाला है। ना कौन है आपके गुरुजी? तो उसने बोले ये वो गुरुजी है, ऐसे नहीं मिलते हैं, उसके आदेश पे मैं चलता हूँ। यानी कि वो ये बोलते थे कि वो, मैं बोला मैं भी मिलना चाहता, नहीं वो ऐसे नहीं मिलते, वो तो जंगल में रहते हैं। तो बोले करते क्या है वो? आप बोले कि वो मुझे आदेश देते हैं कि तुझे ये करना है, ये करना है, समाज में ये काम करना है तुझे, और वो करते थे, लिटरली वो काम करते थे वो, पता है। तो लेकिन मैं उनके इशारे पे चलता हूं, मैं काम भले देश के लिए कर रहा हूं, लेकिन देश के लिए काम क्या करना है ना वो डिसाइड करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो रहता है ना, ये सुपर पावर है, वो पीछे काम करता है। आपने सुना होगा ना कि भाई यार ये अगर किसी संत का हाथ पड़ जाए हमारे ऊपर में, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो बेड़ा पार। वो संत भी तब हाथ रखेगा आपके ऊपर में जब आपकी इंटेंशन वो रहेगी कि मुझे ये काम करना है, तभी। अगर वो पर्सनल चीजों के लिए तो हाथ भी नहीं लगाते यार, पिक्चर जानने में तू अपने लिए अपना काम खुद करे, बराबर है। समाज के लिए करना हो तो मैं बैठा हूं तेरे पास में। इसलिए देखो जितने भी लोग जो है ना, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं ना, वो बैचलर है। जो समाज के लिए सही काम कर रहे हैं ना, वो लिटरली बैचलर है। आप देख लो, मुझे बता दो जो फैमिली वाला आदमी है वो समाज के लिए सही तरीके से काम कर रहा हो, बता दो मुझे। बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैचलर आदमी बैठा हुआ है आज की डेट में इंडिया हिंदुस्तान में। ये जरा अलग स्टेटमेंट है। हर एक मुझे ऐसा नहीं आप बोल सकते कि जो बैचलर है वही सब कुछ करता है। नहीं, मैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ बैचलर, यानी कि मैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना कि अगर आप शादीशुदा होता है ना आदमी, फिर भी थोड़ा तो मजबूर हो ही जाता है किसी न किसी बात को लेकर के, हल्का सा मजबूर होता है। ज्योतिबा फुले शादीशुदा थे, क्या नाम, बुद्ध शादीशुदा थे, ये आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? बोला बुद्ध शादीशुदा थे, महात्मा गांधी शादीशुदा थे, बाबा साहब आम्बेडकर शादीशुदा थे। हाँ। नहीं करेक्ट बात है। आई मैं आपको उसका क्लैरिफाई दूंगा कि भाई उन्होंने क्या अचीवमेंट किया। आई टेल यू, देखिए जो समाज के लिए काम, हाँ नहीं, समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं बताऊं, मैं आपको, देखो आपको बताऊं, महात्मा गांधी जी शादीशुदा थे, बराबर है, लेकिन एक समय आने के बाद शादीशुदा खाली समाज के लिए शादीशुदा थे, अदरवाइज वो लोग उठ चुके थे। वो लोग साथ में रहते थे लेकिन दे वर नॉट लिविंग लाइक अ कपल लाइफ। उनका पूरा का पूरा जीवन फिर समर्पित हो गया था दोनों का। तो वो एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध की बात, गौतम बुद्ध ने तो खैर छोड़ दिया था अपने परिवार को, उन्होंने टोटल त्याग ही दिया था। तो दैट मीन्स भले वो शादी में गए लेकिन उन्होंने बैचलर ले लिया। तो वैसे भी एग्जाम्पल बहुत कम है, बट मैं कहना यह चाहूंगा कि वो पावर इन्हीं के पास में आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो पारिवारिक संसार में रहता है ना, तो वो पारिवारिक समस्याओं में उलझा हुआ रहता है वो आदमी। उससे ऊपर उठेगा तो वो सोच पाएगा ना, वो बाकी के बारे में कहां से सोच पाएगा? मुझे बताओ, आपको अभी घर चलाना है, महीने को पैसा चाहिए 50,000 रुपया, बराबर है। समाज का काम करने में आप पार्ट टाइम करोगे काम, फुल टाइम नहीं कर सकते हो वहां पर में काम। और वो भी कंडीशन के हिसाब से चलोगे आप कि भाई हाँ ओके ये कंडीशन फुलफिल होगी तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और फिर दूसरी चीज कब होगी पता है? कि फिर आप प्लान करोगे, हाँ ठीक है मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ, बाद में मैं सामाजिक समाज सेवक बनूंगा। तो भाई अभी समाज को अभी जरूरत है, आप 10 साल के बाद आओगे, अंडरस्टूड? तो इसलिए ना भाई कुछ लोग है ना अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर देते हैं। तो असल में मैं कहना ही चाहता था कि जो ब्राह्मण कैटेगरी का जो आदमी रहता है ना, वो सोच क्रिएट करता है, वो हाथ पैर नहीं हिलाता है, सोच क्रिएट करता है। वो हाथ पैर हिलाने वाले दूसरे लोग होते हैं, हम और आप होते हैं हाथ पैर हिलाने वाले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। लेकिन
पहले उन्होंने बहुत काम किया होता है कि अपनी सोच को उस लेवल पे लेके जाने के लिए। दे आर लिविंग एब्सोल्युटली अनकंडीशनल लाइफ। हमारे अंदर में फिर भी कुछ ना कुछ कंडीशंस चल रही है। मैंने आप लोगों से पैसा चार्ज किया ना, क्यों चार्ज किया? मजबूर हूं, मेरी फैमिली डिपेंडेंट है मेरे ऊपर में। अंडरस्टूड? अगर मुझे कोई दूसरा रास्ता निकल जाए, ये प्रोग्राम फ्री है, नेक्स्ट मंथ से ये फ्री कर दूं मैं प्रोग्राम, पता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में वो ताकत है। ये मेरा अपना नॉलेज थोड़ी है, ये तो नेचर का नॉलेज है ना, और इसका सब पे अधिकार है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज बस यही सीधा साधा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि यानी कि मैं ब्राह्मण कैटेगरी में नहीं आता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं वहां पहुंचने के लिए, मेरी तैयारी चल रही है। मैं अभी वैश्य कैटेगरी में हूं, बस मैं और आप सब वैश्य कैटेगरी में हूं। जहां पर मैंने क्या बोला, जियो और जीने दो, सिंपल बात है, जियो और जीने दो। लेकिन ब्राह्मण कैटेगरी का वाला ये नहीं सोचता है कि जियो और जीने दो, वो क्या बोलते हैं, मैं आपको जीने दे रहा हूं, आप जियो, शांति से जियो, आप मेरी चिंता मत करो, आप जियो, मेरी चिंता मत करो, आप जियो। उनका वही स्टेटमेंट रहता है, वो औरों के लिए करता है काम। अंडरस्टूड माय पॉइंट? ये कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आ जाता है। तो दैट मीन्स ये क्या होता है ना कि जैसे कि अगर एक बार इस लेवल को अचीव कर लोगे ना, फिर आप सोचोगे हाँ अभी ठीक है, अभी मैं यहां से, और इट इज अ होल जर्नी। ये खुद को ट्रेन करना पड़ता है, बार 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 दिमाग को है ना कसना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करते रहना पड़ता है। वहां से फिर आप धीरे धीरे आगे उठते चले जाते हो, फिर आज एक वक्त आता है वहां पहुंच जाते हो आप। पूरा का पूरा जीवन चला जाता है, आदमी वही सोचता रहता है कि मैं रोजी रोटी कमाऊं, रोजी रोटी कमाऊं, रोजी रोटी कमाऊं, मरते दम तक वही सोचता है कि रोजी रोटी कमाऊं। रोजी रोटी कमाने से थक जाता है, बाद में सोचता है अरे ये तो बहुत ही टफ तरीका है। फिर वो क्या सोचता है, अरे वो आदमी पढ़ लिख के इतना अच्छा कमा लेता है यार, तो मेहनत मजदूरी नहीं करनी, अभी मैं कुछ पढ़ू लिखूं। तो आदमी क्या सोचता है कि अपने बच्चे को पढ़ाता है, फिर वो अपने बच्चों को क्या बोलता है, बेटा तू खेती बाड़ी मत कर, तू मेहनत, तेरे पिताजी ने कर ली भाई, तू पढ़ लिख, मेहनत, पढ़ लिख, डिग्री हासिल कर, एसी में बैठ के तू कमाएगा। हाँ सीधी बात है। उसके फादर, हमारे पिताजी ने क्या किया, वही तो किया। उन्होंने जो एफर्ट किया वो एफर्ट हम नहीं कर रहे, हम उनसे बेटर काम कर रहे हैं, राइट? तो हो सकता है आपके पिताजी ने, मेरे पिताजी ने तो मजदूरी की थी, वो तो उन्होंने बताया अपनी स्टोरी। फिर बाद में उनको अचीवमेंट हुआ, वो बात अलग था, लेकिन शुरुआत उन्होंने मेहनत मजदूरी की। तो मेरे मदर बोलते थे, मेरे फादर भी बोलते थे कि भाई भाई हमारी करेगा, पढ़ ले, बेटर है, साथ पढ़ ले भाई, ग्रेजुएट बन जा तू। अंडरस्टूड? तो क्या होता है ना कि एक फियर रहता है ना, वो चाहते हैं कि ऊपर उठे। अभी मेरी संतान एसी में बैठकर अमेरिका में जाकर, जापान में जाकर, जर्मनी में जाकर, या कोई बड़े बड़े अच्छी कंपनी में, कॉर्पोरेट कंपनी में काम करे, अच्छी पगार पाए। इवोल्यूशन किया ना। हाँ, सिंपल कॉन्शियसनेस परिवर्तन। बस बार बार आपको बोला गया पढ़ 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 पढ़, आपके दिमाग में बैठ गया पढ़ना पड़ेगा बस। तो आप अच्छे पढ़ लिख गए और आप कॉर्पोरेट कंपनी में काम मिल गया और अच्छा पगार पे आप पहुंच गए। फिर बोलेगा शादी कर। अंडरस्टूड? तो आपके पिताजी मान लो कि भाई जिंदगी में एसी में नहीं देखा उन्होंने, और उन्होंने इतनी मेहनत की, आपकी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन लाया, तो उनका जनरेशन चेंज हो गया, उनका जनरेशन चेंज हुआ, आप सोफिस्टिकेटेड बन गए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन गई, आप एसी में जिंदगी बिता रहे हो, अपनी गाड़ी है आपके पास में, अच्छा परिवार है, बीवी है, मस्त 1-2 बच्चे हैं, और वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपके पिताजी मैले मैले कपड़े पहनते थे। तो ये हो गया परिवर्तन। अंडरस्टूड माय पॉइंट? फिर अभी आप यहां से नीचे का नहीं सोचोगे, आप सोचोगे अब यहां से ऊपर कैसे उठूं मैं। तो आपकी पूरी जिंदगी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हुए चली गई। अभी आपने देखा अरे यार इससे तो अच्छा है क्या मैं बिजनेसमैन बनूं। तो अभी आपकी इच्छा होगी तो आप अपने बच्चे को बोले बेटा कभी नौकरी मत करना भाई, बहुत सुनना पड़ता है भाई, बहुत गुलामी करनी पड़ती है, तू बिजनेसमैन बन, तू बिजनेसमैन बन। तो फिर आप अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाने की सोच डालते हो, और फिर वो बिजनेसमैन बनता है, और आप मर गए, फिर नेक्स्ट जन्म में वापस आप आए और आप बिजनेसमैन बन गए, क्योंकि आपकी इच्छा थी अभी नौकरी नहीं करनी, अभी हम बिजनेसमैन ही बनेंगे। तो आप बिजनेसमैन बन गए। हो सकता है आपने 2 दुकान की या 1 दुकान की, या फिर आपने बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। फिर बिजनेसमैन पूरी जिंदगी आपने बिजनेस किया, आपने देखा अरे यार मैं अरे इतने बड़े बड़े व्यापारी होते हैं पूरे, यानी कि अंबानी, टाटा, तो मैं भी उस लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ।
अभी उस जन्म में तो आप नहीं पहुंच सकते हो। टाटा अंबानी बना क्यों बना? क्योंकि उसने पिछले जन्म में मेहनत तो की थी ना, प्लेटफॉर्म बनाया, तो वो प्लेटफॉर्म उसको इस जन्म में रेडीमेड मिला, उसकी मेहनत का नतीजा मिला। तो पूरा जिंदगी, पूरा जीवन आपका चला गया अपने आप को ट्रेन करने में कि आपको उस लेवल पे, उस लेवल का बिजनेसमैन बनना है। फिर जब आपका नेक्स्ट बर्थ हुआ, आप उस शक्ति सामर्थ्य के साथ पैदा हुए। क्योंकि क्या होता है ना कि नेचर का नियम है, वॉट एवर यू सो यू विल गेट। आप कोई भी अगर बीज क्रिएट करते हो या बीज बोते हो जमीन पे, वो उसका फल मिलने ही वाला है आपको। तो हमारा थॉट, हमारी इच्छाएं क्या है? बीज है, इट इज अ सीड। आपने सीड प्रकट किया कि मुझे इस विश्व का सबसे धनवान इंसान बनना है, इस जन्म में शायद नहीं बनोगे तो नेक्स्ट जन्म में तो डेफिनेटली बन जाओगे आप। क्योंकि एक विचार को मैनिफेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, नेचर को भी ओवरनाइट नहीं होता है कुछ भी। आम के पेड़ को भी आम जब देना हो तो उसको भी 5 साल लगते हैं, बराबर है। तो सेम है हमारे केस में भी। तो अगर आपको अंबानी बनना है, टाटा बनना है, बराबर है, जो भी बनना हो आपको, तो अगर सपोज कि ये लाइफ में अगर नेचर को ऐसा लगेगा ना कि अभी आपका बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए, आपको उसके लिए नया बर्थ लेना पड़ेगा, तो इस बर्थ में आपकी तैयारी शुरू करवा देगा। फिर जब नया बर्थ होगा ना, नेक्स्ट बर्थ में आपको वैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, पहले से ही वैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप शुरू से ही वैसे कदम लेना शुरू कर दोगे कि आप एकदम से उस लेवल पे पहुंच जाओगे आप। इट इज अ होल जर्नी, अंडरस्टूड। तो आप उठ गए वहां से, फिर आपको लगेगा अरे नहीं यार, पैसा तो बहुत कमा लिया। अभी जैसे बिल गेट्स कंटाल गया अपनी जिंदगी से, क्योंकि 3 शादियां हुई उसकी, अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है, ये तीसरी शादी बीवी चली गई उसकी, बराबर है। यानी कि कहने के लिए वो आदमी सक्सेसफुल है, लेकिन उसको लगता है कि मैं एम नॉट सक्सेसफुल। क्यों? ही इज नॉट 100% सक्सेसफुल। 100% सक्सेसफुल वही इंसान कहला जाएगा जो स्वास्थ्य के स्तर पे, घर, ये रिलेशन के स्तर पे, इवन पैसों के स्तर पे, सभी स्तर पे अगर वो पूरे लेवल पे पहुंच गया हो, संपूर्ण हो, तभी। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ही इज अनसेटिस्फाइड। तो अभी वो क्या सोचेगा? अभी उसकी चाहना वही है कि भाई मुझे है ना भाई कोई अच्छा पारिवारिक, अभी नेक्स्ट बर्थ में वो धनवान आदमी, मतलब इतना बड़ा धनवान आदमी नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी पूरी कॉन्शियसनेस चलेगी फैमिली पे। अभी वो यही सोचेगा कि मैं अच्छा पारिवारिक इंसान बनूं मैं। ये जो जहां पर में आपकी हार हुई है ना, वही आपके लिए चुनौती है कि अभी मुझे इसको ठीक करना है। तो पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा नेक्स्ट बर्थ में, देखना, गारंटी से बोलूंगा मैं आपको। नेक्स्ट बर्थ में ही वोंट बी सो मच रिच पर्सन। रिच रहेगा लेकिन इतना बड़ा रिच नहीं रहेगा वो, क्योंकि उसका दूसरा पोर्शन अनसेटिस्फाइड है। अभी उसके लिए वो काम करेगा वो, अंडरस्टूड। तो उसको फिर बाद में लगेगा हाँ परिवार रहेगा, तो फिर अभी जब अभी जितने भी पारिवारिक लोगों को वो देखता होगा ना, क्या लाइफ जी रहा है वो। और हम बिल गेट्स को देख के क्या लगता है, क्या लाइफ जी रहा है वो। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो क्या होता है ना कि इंसान हमेशा भूखा ही रहता है, हमेशा वो भूख उसकी रहती ही रहती है। अंडरस्टूड? जो आपके पास में नहीं है ना, आपकी वो भूख रहेगी। अंडरस्टूड? तो वो क्या होता है ना कि उस भूख को कंप्लीट करने की चाहना रहती है, उसको चाहता करते 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 वो इवॉल्व होते जाता है, हर चीज का तजुर्बा ले लेता है। फिर बाद में सोचता है ये सब बेकार है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं चुपचाप गुफा में जाकर के बैठना चाहता हूँ, शांति से बस समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, 100% प्योर समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। फिर आपकी ऐसी यात्रा शुरू होगी जहां पर में आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी हर एक सांस और दूसरे के लिए है। अंडरस्टूड? तभी वो महात्मा गांधी बनता है, तभी वो बुद्धा बनता है, तभी वो सदगुरु बनते हैं, तभी वो ओशो रजनीश बनते हैं। ऐसे बड़े बड़े नहीं वो ऐसे बनते हैं, इट्स अ होल जर्नी। उन्होंने पूरी जर्नी की है ऐसी, इन्होंने भी सब क्रॉस किया हुआ है, हम भी क्रॉस करेंगे। आप जब थक जाओगे ना, मैं और आप जब थक जाएंगे ना, ये करते हुए, वो करते हुए, फलाना करते हुए, ढिकने करते हुए, फिर हम उस तरफ पहुंच जाएंगे। अंडरस्टूड? अगर वो नहीं करना है तो सीधा सीधा रास्ता ये है। अगर आपको जैसे मेरी बात से अगर ये समझ में आ जाता है कि हाँ बात सही है, या अगर इतना अगर हमें झेलना पड़ेगा, तो सीधी सीधी बात है कि डायरेक्ट सीधा एंड रिजल्ट में वहां तक क्यों ना चला जाओ, क्यों इतना लंबा रास्ता मैं काटूं।
तो उसका रास्ता एक ही है, तो आपको बड़े किसी योगी संत को फॉलो करना पड़ेगा। वो आपको सीधा डायरेक्ट वहां पहुंचा देगा, क्योंकि उसके पास में श्योर शॉर्ट रास्ता है। अंडरस्टूड? श्योर शॉर्ट रास्ता है। तो ये कब होगा? जब आपको समझ में आ जाए कि भाई ये सब नाटक है, अब मुझे इससे ही डायरेक्ट सीधा वहां पहुंचना है, तो फिर आप इसमें से फिर आपको इतना करना नहीं पड़ेगा, इतना तामझाम झमेला नाटकबाजी कुछ नहीं करनी पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक सीधे बस किसी या तो सदगुरु के शरणागत में चले जाओ, या तो श्री श्री के शरणागत में चले जाओ, या तो हरे रामा हरे कृष्णा के शरणागत में चले जाओ। बस कुछ नहीं, उन्होंने रास्ता बना दिया है। आप डिवोटी बन जाओ और आप सीधा बस सीधा मोक्ष धाम में चले जाओगे। खत्म, जर्नी एंड्स। एक ही जन्म में आप शूद्र से ब्राह्मण बन सकते हो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली आप ब्राह्मण बन सकते हो एक जन्म में। अगर आपका ये भी सवाल अगर ये होता है ना, अगला सवाल कि अगर इतना मगजमारी है तो फिर क्या एक जन्म में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरे साथ में क्या हुआ, यही तो हुआ। मैं 2018 तक तो मैं इधर उधर ही घूमता फिर रहा था, एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया माइंड में। बोला नहीं, आप सोचो ना, मैं व्यापार करते करते सीधा ब्रह्म ज्ञान देना शुरू कर दिया लोगों को। ज्ञान बांटना, किसी को सीखना सिखाना, आचार्य की पदवी हासिल करना, ये कोई बड़ी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अंडरस्टूड? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। टू बिकम अ टीचर, टू बिकम अ आचार्य, आपको इतना यहाँ से इतना ये आपका इन्वॉल्व होना चाहिए, तब जाकर कि आप कोई बच्चे थोड़ी हो। आप कम से कम 30-30 प्लस तो हो ही को नहीं, यहाँ पर मैं सब 30 प्लस तो है ही मिनिमम, बराबर है। तो एक अच्छा खासा अनुभवी आदमी, कोई 40 साल का, कोई 30 साल का, क्यों मेरी बात सुनेगा? अंडरस्टूड? पागल थोड़ी हो कोई यहाँ पर मैं। तो आप अपना टाइम दे रहे हो, यहाँ 2 घंटा मुझे सुन रहे हो, और वो भी 21 दिन के लिए, अगले 1 महीने आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत, आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट किया होगा ना, जो भी किया है अपने लेवल पे है। तो व्हाई यू विल इन्वेस्ट योर टाइम? तो इट इज जस्ट बिकॉज कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ है मेरा माइंड, इसलिए मेरा माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसलिए आप अपना समय दे रहे हो यहाँ पर। और आपके जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला है, जो गुरु मेरे माध्यम से करवाएगा। ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट माई वर्ड्स। मैं क्यों प्रार्थना करता हूँ पहले शुरू में? बिकॉज कि मैं गुरु जी को इन्वोक करता हूँ, उनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि यू प्लीज कम, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। आप जो बोलोगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो गुरु को पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो गुरु वही बुलवाएगा। मुझे आज बोलना था कुछ और, लेकिन अभी सब्जेक्ट उस डायरेक्शन में चला गया कि यहाँ पर मैं हमने कुछ लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ऐसा मत समझना कि हम ऑफ ट्रैक गए, हम ट्रैक पे ही है। लेकिन अच्छा हुआ जो आपने पूछा, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट निकला। अंडरस्टूड? खैर चलिए, अभी 10 बज गए, अभी हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अगर कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। अभी मुझे लगेगा कि 1-2 मिनट में मैं दे दूंगा जवाब, तो दूंगा, अदरवाइज इसका जवाब मैं कल दूंगा आपको। आई होप कि मैंने आपके सवाल का सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया हो मैंने आपको। नहीं, वो दिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने वो आपको शुरुआत में पूछना चाहिए, बिकॉज अननेसेसरी स्ट्रेच हुआ पूरा का पूरा कॉल। नो, नथिंग इज स्ट्रेच। कुछ नहीं, इट इज अ वेरी गुड थिंग। जो सवाल आपने पूछा ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अंडरस्टूड? देखिए क्या होता है ना, मैंने आई थिंक आज सुबह ही बोला था मैंने समीर जी को कि भाई क्या होता है ना कि वो कोई भी एक आचार्य की पदवी पे होता है, तो वो जो सामने वाले जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी अगर सपोज कि अगर वो रिसीविंग मोड में होते हैं ना, तो उनसे मुख से वैसे ही सवाल निकलेंगे जहां से पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है, सो ये नेचर का ही किया कर रहा है। तो नेचर ही चाहते थे कि भाई ऐसी कोई बात निकले जहां पर यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है, हो सकता है कि सबका ये प्रश्न रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर जो मेरे माध्यम से क्लैरिटी मिल गई। चलिए फिर, अभी 10 बज गए।
हाँ बोलिए। पूछ रहा था कि संडे भी हमारा सुबह प्रोग्राम होगा क्या? हाँ, ये संडे को शायद हम योगा का सेशन हो सकता है, लेकिन शाम का सेशन शायद मोस्टली मैं बंद ही रखता हूँ, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है। 21 दिन का प्रोग्राम है, संडे का कुछ ना कुछ हमारा रहता ही है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या मैं ये पूछ रहा था कि मैं कल ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे शायद नेटवर्क नहीं रहेगा, ऐसा मुझे नहीं, लग रहा संडे को नहीं रहेगा। संडे को मैं लेता ही नहीं हूँ, मोस्टली नहीं रहता है। है। नहीं, मॉर्निंग तो योगा का कल सेशन अगर नहीं लेना होगा ना तो मैं बोल दूंगा, कल ही बता दूंगा। अदरवाइज अभी समझ के लोग, सुबह तो योगा रहता ही है, अदरवाइज इवनिंग सेशन नहीं रहेगा। अच्छा, नहीं तो मुझे वो रिकॉर्डिंग लेना पड़ेगा हाँ, होगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्योंकि मैं बाहर रहूंगा। नहीं। नहीं, अरे मेरा भी परिवार है, मुझे भी टाइम देना पड़ता है उनको, बराबर है। तो संडे मोस्टली डिमांड रहती है उनकी। अभी फिलहाल अभी लॉकडाउन था तब तक तो हर दिन संडे था, अंडरस्टूड। तो अभी वो स्थिति नहीं है। अभी एटलीस्ट हम कहीं जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इसलिए संडे के अभी प्लान बन रहे हैं लोगों के, मेरे भी प्लान बन रहे हैं। तो संडे को मैं मोस्टली अवॉइड ही रखता हूँ। ओके, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू।